दोबारा स्टार्ट करो। ओके, सो ठीक है, ये 30 नंबर होगा, लेक्चर 30 होगा, बैच 1 है ना, लेक्चर नंबर 30। ओके, तो पहले तो डाउट कर लेते हैं। पहले तो ये बताओ, मुझे किसी एक या दो बच्चे ने भेजा था सॉल्व करके। पहले तो बोल रहा हूँ, जो भी तुम होमवर्क करते हो एक नोटबुक बना लो, है ना, मतलब सिर्फ बुक तो पता है ना, तुम्हें बता रखा है मैंने, रोहतगी वाली बुक या तो और ढंग से करो, एक बुक ढंग से करो, फिर दूसरा ऑप्शनल रखो, मतलब दूसरा भी करना है, लेकिन एक प्रायोरिटी और एक सेकेंडरी सेट कर लो तुम्हें, जो तुम्हारे हिसाब से सूट है। इसका लेवल ज्यादा है, तो जो इनिशियली स्टार्ट किया उसको शुरू में दिक्कत होगी, तो शुरू में तुम साहू वाली बुक करो पहले, फिर भी टाइम मिलेगा, रिवीजन भी मैं कराऊंगा, एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा फिर रिवीजन भी कराऊंगा दूसरे बुक से ना, वो मतलब मेनली एग्जांपल एक साइज सॉल्व करेंगे। तो अभी तो मैंने कौन सा बुक रखा है, विके रॉयत की और ये रखा है क्लास में कराने के लिए। डाउट तुम दोनों से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक बच्चा है ना उससे कर लो, एक ऐसे फिक्स कर लो। तो इन दोनों से मैंने कहा था चैप्टर 1 से लेके 3 तक जितना जल्दी हो सके फिनिश कर लो, ऐसे अब 4 तक कर सकते हो जितना हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। इसमें फोर्थ आई थिंक विके रॉयत में जो है वो मल्टीवेरिएट है, जो कि बाद में आएगा, तो जो नहीं हुआ है उस पर टेंशन मत लेना, जो हुआ है उसको करो। तुम ढूंढ लेना कौन सा चैप्टर हम जो टॉपिक कर रहे हैं, नोट्स भेज रहा हूँ या वीडियोस में है, तुम देख लो कौन सा टॉपिक चला है या तुम नोट्स बना रहे होंगे, तो उसके हिसाब से करना कि ओके ये टॉपिक अभी चल रहा है, तो इस चैप्टर का नाम, मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बाहर से मैं कोई अलग से कंटेंट ला रहा हूँ, मैं भी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो कोई अलग कंटेंट नहीं है मेरे पास। ओके, सो ठीक है, बाद डाउट बताओ, कुछ ना कुछ डाउट है बताओ। तो बताया था कोई डाउट है, पहले जिन्होंने सॉल्व किए हैं वो स्कैन करके मुझे भेज देना, या ऐसे लिस्ट बना के तुम वो कर सकते हो। रुक तनी के पीछा से एक बार अटका दो। एक मिनट, संदीप तुम्हारा अनम्यूट है माइक। तो ग्रुप में भेजा। हाँ, संदीप स्मिथ माइक को म्यूट कर लो। हाँ सर, जो अंडरलाइन है ना, मतलब ग्रुप में जो भेजा है हाँ वही डाउट है, मतलब जो अंडरलाइन करके भेजा। ठीक है, एक मिनट, तो अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, पहले तो शुरू में लाइन पढ़ना पड़ेगा ना। इन अ 5 कार्ड पोकर गेम, तो 5 कार्ड पोकर गेम पहले पहले पता है, एग्जाम में ऐसा लिखा नहीं आएगा 5 कार्ड पोकर गेम, ऐसा नहीं होगा, वो बता रखा होगा क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि ये वेल नोन वर्ड नहीं है। सो 5 कार्ड पोकर गेम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हैंड विल, मतलब 5 कार्ड तुम ड्रॉ कर रहे हो, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हैंड विल हैव अ फ्लश, मतलब 5 कार्ड्स ऑफ सेम सूट एक्सक्लूडिंग कार्ड in a sequence. 5 cards of the same suit excluding cards in a sequence. ऐसे कौन सा वाली बुक में है? ना ये वाला तो वीके रॉथगी का है। ये वीके रहते हैं, ठीक है, ओके। सो मतलब ये इन्होंने नाम डिफाइन कर रखा अपने हिसाब से, ठीक है, तो जरूरी एग्जाम में वो नाम यूज होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बिना वीके रहते पढ़ के भी आते हैं ना, दूसरी बुक भी मार्केट में अवेलेबल है, हजारों बुक्स हैं। तो ठीक है, तो पांचवा क्या बोलना चाह रहा है, ई पार्ट ना, अंडरलाइन वाला, कि अ फ्लश मतलब 5 कार्ड हो गया ऑफ सेम सूट होगा, तो सूट क्या होते हैं, कितने कार्ड्स में सूट होते हैं? चार सूट होते ना अपने पास। हाँ, जैसे एक ये हो गया डायमंड, ये तुम लोगों का होता है ना, ये क्या है, और एक इस तरह का है। अच्छा, मैं जब कलर यूज कर ही रहा हूँ तो सिमिलर कलर यूज करते हैं, इससे थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये तो रेड होता है ना, तो ये तो सबको पता ही होगा, तुम सब जवान लोग हो ये ना। डायमंड, और दूसरा दिस क्लब, एंड अरे यार बनाना स्पेड्स होता है ना आखिरी। पत्ते जैसा ना। हाँ, पत्ते जैसा, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा। तो हाँ हाँ, बनाने में थोड़ा शायद ऐसे ही होता प्रॉब्लम, ऐसे लगभग बना लो ना, ये है। थोड़ा अच्छा है। सो ये तो हो गया हर्ट, ये डायमंड, ये क्या हो गया तीसरा वाला, क्या बोलते हैं इसको? क्लब, तीसरा वाला क्लब होता है, चौथा वाला स्पेड्स। क्लब वन स्पेड। स्पेड, ठीक है। अब ये ऐसा है, रेड होता है, ये ब्लैक होता है,
अब बोलना है कि 5 कार्ड ड्रॉ करोगे सेम सूट का होगा, एक्सक्लूडिंग द कार्ड्स इन अ सीक्वेंस, एक्सक्लूडिंग कार्ड्स इन अ सीक्वेंस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीक्वेंस में ना, जैसे 5 के क्यू जे 10 9, तो ऐसे सीक्वेंस ना है किसी का भी, है ना। सीक्वेंस तो यही होगा ना, कंटिन्यूअस मैनर में। मतलब ये है कि कार्ड सीक्वेंस में ना हो, मतलब ये है कि दो सेम कार्ड की बात कर रहा है या पांचों? पांचों तो हो नहीं सकता। इससे क्या होता है ना, हमें पता है कि लाइक एवरी कार्ड 4 तरह के होते हैं ना, एस हो गया, फिर 1 2 कहाँ तक होते हैं टोटल, ये सब 4 4 है सबके, है ना, इस तरह 4 4 है। सो यू आर ड्रॉइंग एट रैंडम ना। तो मतलब कोई भी 2 कार्ड सेम नहीं आना चाहिए, ऐसा कहना चाह रहा है। व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम द वर्ड, थोड़ी इंग्लिश है इसमें, इसको समझो। सर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 4 5 ना हो, 2 3 4 5 ना हो, ऐसे सीक्वेंस में ना हो। एक्सक्लूडिंग बस कार्ड ये इन अ वाली तो एस को तुम रखोगे। ओके, तो इसमें क्या हो गया, तुम्हारे पास कार्ड्स क्या होते हैं, A 1 2 3 बना देता हूँ, पता ही तुम लोग होगा। स्टिल 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद क्या होता है? सो जैक, जैक, क्वीन और जे किंग। क्यू ऑर्डर मैं ये ऑर्डर ले रहा और हूँ ना। ए दोबारा फिर शुरू। हाँ, तो रोहतगी में ऑर्डर देखना, ये ऑर्डर लिया होगा, सीक्वेंस का मतलब मुझे लगा यही लेना चाहिए। ओके, सो इसमें क्या दिक्कत आ रही, ट्राई किया तुमने? क्योंकि ये तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। लाइक हम सोच रहे थे कि लाइक 5 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, मतलब 4 सूट्स हैं, कोई एक सूट सिलेक्ट कर लेंगे पहले, हम्म ठीक है। तो 13C1 एक सूट सिलेक्ट कर लिया, अब उसमें से 5 कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। कोई एक सूट सेलेक्ट करो, सूट तो सर 4 ही है 13C1 थोड़ी होगा सॉरी वो। 4C1 होगा, 4C1 4C1 होगा। और ठीक 4 है। और 5 क्लास सेलेक्ट करने के तरीके 13C5। अब हमें वो वेज माइनस करने पड़ेंगे जिसमें कभी सीक्वेंस ना हो। एक सूट सेलेक्ट किया तुमने पहले, हाँ, उसके बाद हाँ फिर तुमने 5 कार्ड चुन लिए, कह रहे हो? यस सर, 5 कार्ड सेलेक्ट किए। एक्सक्लूडिंग कार्ड्स इन अ सीक्वेंस। कोई और बेटर तरीका बताओ, इसमें क्या कह रहे हो कि 13 में से 5 चुन लेते हैं। ओके, तो ये हो गया कि पांचों कार्ड सेम सूट के आ गए, ये बोल रहे हो, एक सूट ले लिया हमने और हाँ देन उस सूट से 5 कार्ड ले लिए, यस सर। तो ये सारे सेम सूट के हो गए, बट बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग द कार्ड्स इन अ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस को माइनस कैसे करोगे? हाँ वही, मतलब कितने सीक्वेंस बन पाएंगे शायद अगर वो माइनस कर दें तो। तो देख लो सीक्वेंस में क्या होगा, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, यही बोल रहे हो ना तुम? A 1 2 3 4। हाँ, A 1 2 3 4 5 लिए तो 4 तक। फिर दूसरा सीक्वेंस क्या हो सकता है? 1 से चालू होगा फिर दूसरा। सो 1 2 3 4 5, फिर इस तरह से 2 से 6 तक, फिर मैंने 3 ऐसे से। सोचा था। ओके, तो इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं अप्रोच। और हाँ पीछे देखना आंसर है, हर क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है, शायद इसका हाँ, पता नहीं आंसर। नहीं इसका दी। अच्छा, इसका दिया है, ओके। फिर 4 से 9 तक कर सकते हैं, फिर 5 से 10, है ना? तो इस तरह कितने सीक्वेंस बनेंगे? सर कार्ड में 1 नहीं होता है ना। कार्ड में, अच्छा वो 1 लिख दिया में मैंने, 1 नहीं होता ये तो वो गलत 1 ही है। एस है, मेरा मतलब था 1 हाँ 1 ही एस है, हाँ वो मैंने गलत लिखा है। ठीक है। हाँ ठीक है, कार्ड में, अब ठीक है। हाँ देख रहे हैं ये आज क्योंकि मैं भी गलती लिख देता हूँ कभी कभी ना। सो एस 2 3 4 ना, 13 कार्ड होते हैं ना, 13 है ना? हाँ, वरना 14 हो गया था। हाँ 1 नहीं होता ना, मतलब एस हो गया, सॉरी, तो वो मेरी गलती थी। हाँ, तो लाइक ए से लेके 5 तक ना, हाँ इसलिए मैं शुरू में 5 तक गया था क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया, ए अलग अलग लिख रखा है, ए मतलब 1 है ना, एक में 1 लेके चल रहा हूँ। तो इस तरीके से 13 सीक्वेंस हो गए ना हिसाब से। कितने? 13 मतलब हर एक का नंबर से सीक्वेंस शुरू कर सकते हैं हम, तो 13 सीक्वेंसेस ही हुई। 13 सीक्वेंस क्वेश्चन थोड़ी ये कि होंगे। क्या तुम जे क्यू के ए 2 को सीक्वेंस लोगे? नहीं वी के ये लॉस तो में होएगी ना। शायद दिया था कि मतलब ए से ही चालू होगा। एक्चुअली तुम ना थ्योरी में, अब देखते हैं थ्योरी में देखना पड़ेगा इन्होंने किस सीक्वेंस, जो क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में कहीं ना कहीं थ्योरी से रिलेटेड है। तुमने अगर हाँ पूरा थ्योरी, एग्जाम्पल में
लिख रखा है बी के रौदगी ने कि मतलब हाँ। ए से चालू होगा टर्मिनेट के पे, मतलब उसके बाद फिर से ऐसा नहीं होगा कि के बाद फिर ए हो जाए, तो ऐसा सीक्वेंस नहीं कंसीडर करें। ओके, क्योंकि वो थ्योरी, इसमें मैं कहा था कि थ्योरीज पूरे वर्ड टू वर्ड पढ़ो, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो एक्सरसाइज में पूछा गया हो। सो थ्योरीज पूरा पढ़ोगे, देन फिर तुम है ना उस पे एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज। एक बार थ्योरीज पूरे पढ़ लिए तो सब कुछ तुमने एक बार रीड कर लिया, तो कुछ नई चीजें नहीं रहेंगी कि एक्सरसाइज एग्जांपल कुछ नई चीजें आ जाएंगी, क्योंकि मोस्टली उसी बेसिस पे लोग बनाते हैं। जिन्होंने बुक लिखा है तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, उसी बेसिस पे उनका एग्जाम्पल, उसी बेसिस पे एक्सरसाइज होगा। ठीक है, तो कितने सीक्वेंस बनेंगे काउंट कर लो अब। सर 9 सीक्वेंस होगा सर। हाँ, तो यहाँ लास्ट वाला हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5, 10 टू के, नहीं 9 टू के है ना। सो 9, और कोई पॉसिबिलिटी रिवर्स होगा नहीं। तुम्हारा ये मतलब है कि अब सर पहले हम क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि सर इन्होंने सीक्वेंस डिफाइन क्या किया है। अब सीक्वेंस मान लो 2 4 6 8 10, ये भी तो एक सीक्वेंस ही होती है। नहीं नहीं, अब कंटिन्यूअस ऑर्डर सीक्वेंस होगा। यहाँ का मतलब ये बोलना चाह रहा होगा, सीक्वेंस वर्ड अंदर डिफाइन किया होगा उसमें, शायद चेक करो हाँ वो एग्जाम उसमें थ्योरीज में। तो उसके लिए तुम्हें उसके लिटरेचर पढ़ने पड़ेंगे, जो चैप्टर्स में वो स्टोरी लिखे होते हैं ना, कि प्लस में से मतलब जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन सर ये और वो सारे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से ना हर बुक का अपना एक तरीका है, इसलिए होता है नोटेशन डिफरेंट हो जाते हैं, तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। एक ही चीज को दो बुक अलग अलग तरीके से लिख देती है, तो उसके लिए तो उस बुक को पढ़ना पड़ेगा ताकि समझ आए इस बुक में इस बुक का क्या मतलब है। एग्जाम में उस तरह की चीजों को भी अलग से डिफाइन किया होता है कि यहाँ हमारा ये मतलब है, अगर ऐसा कभी होता है तो। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, पहले तो एक वो सिलेक्ट कर लिया दिस। अब यहाँ तो इसमें से घटाना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि कोई एक है उसका, देखो, क्योंकि यहाँ ना माइनस करो तुम एक ही पर्टिकुलर उसका कर रहे हो ना तुम। हाँ यहाँ मतलब एक का माइनस कर देंगे। हाँ, तो 4 से 4 पॉसिबिलिटी है, लेकिन टोटल 13C5 टोटल कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हो तुम। 13C5 ने क्या चूज किया ना, 5। हाँ 5 चूज किया। लेकिन हमें तो क्या करना है, अगर इस तरह मैं लिखूं 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आया पहले। नहीं मतलब हमने यही सोचा था, पर आंसर नहीं आया, आंसर कुछ और आ रहा। हाँ, तो क्योंकि यहाँ तुमने ऑर्डर 3C5 मतलब कोई भी 5 सेलेक्ट कर लो, यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं, यही हुआ ना। हाँ यहाँ तो नहीं। सो व्हाई डोंट यू टेक, अच्छा इस तरह सोचते हैं, ये 13P5 होगा एक्चुअली। अगर 13P5 करें, P5 करेंगे तो क्या होगा, 13P5। हाँ करके देखो। हमने 13P5 सारे हो जाएगा सही। पॉसिबल ऑर्डर्स कंसीडर कर लिए उन 5 कार्ड्स के। हाँ, मतलब अरेंजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हाँ 13 चॉइस अरेंजमेंट। है, यहाँ 12 चॉइस है, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 9 चॉइस है। सो टोटल इतने कॉम्बिनेशन बने तुम्हारे, यही 13C5 आएगा, सॉरी 13P5 आएगा। P5। ये मतलब परम्यूटेशन, परम्यूटेशन मतलब ऑर्डर इंपोर्टेंट है। तुम ऐसे ले रहे हो, जैसे मान लो तुम ये बोलना चाह रहे हो 2 3 4 5 6, अगर C लगा रहे हो इसका तुम ये कहना चाह रहे हो ये चीज और 3 2 4 5 6 सेम है, ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है। अगर तुम C लगा रहे हो NCR में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि एक टीम में राम एंड श्याम है, या एक टीम में श्याम एंड राम है, ये दोनों सेम बात है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन है कि ओके, एक टीम में RS बोल देता हूँ, राम श्याम, RS एंड SR सेम होगा, क्योंकि यहाँ टीम की बात करें। बट यहाँ तो हम उस तरह कर रहे हैं, तो ऑर्डर यहाँ मैटर करेगा। चेक करो, सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीक्वेंस का बात मतलब क्या, ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यूएस चेक, अगर वैसे कर रहा हूँ तो। नहीं तो एक तरीका है कि इस तरह सोच रहे हो तो फिर तुम्हें वो हटाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे तुम्हें वो करना पड़ेगा, फिर उस तरह हटाना पड़ेगा। इससे क्या आंसर आएगा, तब यहाँ ऑर्डर इंपोर्टेंट वो ले रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट दोबारा पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन में भेजा था ना। एक तो तरीका ये होता है कि लाइक कोई भी 5 कार्ड तुमने चुन लिया, उस पांचों में ऑर्डर में नहीं आने चाहिए, तो ऑर्डर में नहीं आने चाहिए मतलब, तो पांचों विदाउट रिप्लेसमेंट है। ओके, सो व्हाट यू कैन थिंक ऑफ ना, 13 तो ऑल अरेंजमेंट कर दिया हमने, ऑल अरेंजमेंट ऑफ 13 ये ऑर्डर में, और ऑर्डर में किया तो पांचों नंबर एक साथ नहीं आने चाहिए, मतलब ये 1 2 3 4 ऐसे सोच रहे हैं, लाइक सीक्वेंस में नहीं आने चाहिए। तो यहाँ मुझे वो भी करना पड़ेगा, फिर उसके वो करने पड़ेंगे। 5 नंबर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं,
5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 ना। हाँ हाँ सो 9 वाज टोटल दिस, उसमें से 5 फैक्टोरियल घटा। आई थिंक सेम ही आंसर आना चाहिए। करके देखो एक मिनट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लाइक जैसे आपने किया 13p5 माइनस 1 into फैक्टोरियल 5। मैं तो ये करना चाह रहा हूँ, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा बहुत परमुटेशन कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मुझे भी दिक्कत होता है, क्योंकि है ना इसमें थोड़ा परफेक्ट आंसर से आना बहुत मुश्किल काम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में स्पेशली। सर ये 9 into 5 में क्या, फिर से एक बार बताएंगे सर? हाँ एक्चुअली 9 केसेस थे और मैंने यहाँ सीक्वेंस अरेंजमेंट और कंसीडर किया है, तो यहाँ भी मैंने जो 9 हमारे पास आए हैं, जैसे 2 जैसे अच्छा, पहला अच्छा। तो उसको ही मैंने अरेंज करा दिया, वहां भी ऑर्डर कंसीडर कर लिया कि लाइक 5 नंबर जो हमने सेलेक्ट किए तो वो किसी ऑर्डर में भी हो सकते हैं, तो ये कर दिया। नहीं तो तुम वही बात है, इसको 5 फैक्टर हटा दोगे, एनपीआर क्या होता है? सर वो किसी ऑर्डर में नहीं हो सकते ना, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, सीक्वेंस रखनी है। लेकिन इसमें बोला 5 कार्ड, अब किसी भी उसमें आ सकता ना, एक्सक्लूडिंग कार्ड्स इन अ सीक्वेंस, लाइक ऐसा हो सकता है ना, जैसे मान लो देखो 3 to 5 ये भी नहीं आना चाहिए, मतलब ये मुझे लग रहा है यहाँ पे कहना मतलब ये है इसका, यहाँ भी क्या हो रहा है 5 कार्ड लगातार ही तो आ रहा है कहीं ना कहीं। नहीं 3 to 4 5 6 तो आएगा, क्योंकि सर सीक्वेंस नहीं है ना, 3 के बाद 2, तो सीक्वेंस कंटिन्यूअस नहीं है, बड़ा नहीं है, तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये आएगा। जैसे हमने कहा क्या कर रहे हैं हम, हैंड विल हैव a flush this 5 card of the same suit excluding card in a sequence, so मतलब कार्ड इन अ सीक्वेंस कह रहा है, यहाँ जो तुम्हारा आ रहा है, अगर 3 to 4 5 6 में पूछूंगा 5 कार्ड तुमने ड्रॉ किए तो क्या क्या आए, क्या क्या आया? सर ये तो काउंट ही करना पड़ेगा फिर। हाँ क्योंकि ये हमने अरेंजमेंट लिया, अदरवाइज क्वेश्चन प्रॉब्लम है ना एक्चुअली, परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रॉब्लम है इस लेवल के क्वेश्चन में। स्टिल यू कैन ट्राई। क्या तुम्हारा क्या आया, बुक में क्या दिया है? तो बुक में दिया है 4c1 into 13c5 minus 9 into 4 minus 4 divided by 52c5। तो डिनोमिनेटर का तो ठीक है, वो तो समझ आ जाएगा। हाँ डिनोमिनेटर तो ठीक है, न्यूमरेटर में हाँ 4c1 into 13c5 तो ठीक है, minus 9 into 4, एक मिनट 13c1 into no 13c5 into 4c1, एक मिनट 13c5 into 4c1 4c1 हाँ minus माइनस 9 into 4 9 into 4 4 minus 4। माइनस फिर 4। हाँ अच्छा तो यहाँ तुमने जो शुरू में हम कर रहे थे हम सेलेक्ट, हाँ ना ऑर्डर मैंने इंपोर्टेंट ले लिया, तो एक्चुअली 5 फैक्टर हटाओगे तो वैसे ही आ जाएगा, यहाँ नीचे भी फिर ऑर्डर लेना पड़ेगा, मतलब आंसर फिर भी उस तरीके से वही आएगा जो तुम बोल रहे थे, मैं जो ले रहा था ना, अगर यहाँ तुम ले लोगे लाइक 13p5 तो सिंपलीफाई करोगे तो ये कट जाएगा 5 फैक्टोरियल एटलीस्ट। एनसीआर और एनपीआर में किसका डिफरेंस है? आर फैक्टोरियल का ही तो डिफरेंस है ना, फैक्टोरियल आर का डिफरेंस। वो यहाँ ले रहे थे वो बाद में कट के वो एनसीआर ही बन जाएगा, जो मैं दूसरे तरीके से सोच रहे थे ना वो फर्स्ट तरीके पे ही जा रहा है, वो सेम ही रहेगा। मतलब ये जो एनपी5 अच्छा एनसीआर एनपीआर में रिलेशन तुमने देखा था ना कि एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशन है? अच्छा एक्चुअली तुम लोगों को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कराया नहीं ना मैंने, सो एनसीआर और एनपीआर में क्या रिलेशन है? एनपीआर को डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल आर से। टाइम्स होता है ना उसके परम्यूटेशन के, फैक्टोरियल एनपीआर को आर टाइम करोगे तो हाँ। एनपीआर हो जाएगा, ये चीज है, या एनपीआर को डिवाइड कर दो तो वहां पे यही है, इसको तुम 5 में डिवाइड कर दोगे तो वो आ जाएगा। सो एनपीआर यू कैन राइट इन फैक्टर, है ना, ये बोल रहा हूँ कि ये जो 13p5 मैंने लिखा है इसको तुम लिख सकते हो 13p5 को 5 फैक्टोरियल 13c5, और डिनोमिनेटर में ऐसा ही है 13p5 है ना डिनोमिनेटर में, सॉरी 52p5। हाँ टोटल 52 में से 5 कार्ड अरेंज करने हैं आपको, सो टोटल 5 कार्ड अरेंज कर ले 52p5 है, तो इसको भी लिखोगे तो 5 फैक्टोरियल टाइम 52c5 है, तो कट के वही आ जाएगा जो तुम पहले बोल रहे थे, तो वो हमारा सेम ही बढ़ चुका, लेकिन वो हमारा आंसर ये माइनस, तुम्हें ये सोचना है कि -4 क्यों किया है, ओके सो अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये तो यही है जो तुमने कहा हमने कहा वो सेम बात है, जैसे मैं जो लिख रहा था मैं फिर से बताता हूँ 4c1 और 13p5 माइनस 9 into 5 फैक्टोरियल अपॉन 52p5, ये वही चीज है जो आएगा 4c into 13c5 माइनस 9 अपॉन
52C5 तुम सॉल्व करके देख लो, ये और ये सेम बात, ठीक है। तो समझना ये है बस हमें अब कि हम उस ऑर्डर कंसीडर कर रहे थे तो भी कैंसिल हो गई, यही चीज आएगा, तो दोनों सेम है। मतलब इसको -4 क्यों किया अलग से? हाँ -4 क्यों किया ना, यहाँ था कि 3 सेम सूट कार्ड इन सीक्वेंस, ओके। सो 4 कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसको एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो हैंड विल हैव दिस, हम 5 कार्ड ड्रॉ करें ना, ओके। सो ऐसा हो जाए अगर 5 कार्ड है ना, 5 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट एक्सक्लूडिंग द कार्ड इन अ सीक्वेंस। सोच के बताओ क्या ऐसा कौन से केसेस है जो माइनस करना पड़ रहा है। सो हमने अगर जैसे कार्ड लिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 ए 2 3 4 5, ये एक सीक्वेंस है या कॉम्बिनेशन ले रहे हो, देखो अगर कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो ये सेम बात है, ठीक है, वही बात है। हमने परम्यूटेशन में लिया तो बाद में कैंसिल तो सेम ही आएगा। तो दिस इज ओके, मतलब 5 कार्ड तुमने ड्रॉ किए, 5 कौन कौन से है ये मैटर कर रहा है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, बस ये मैटर कर रहा है कि वो 5 क्या है, ठीक है। सो दिस टू आर सेम थिंग, यहाँ पे 5 क्या है बस ये मैटर कर रहा है। हम लोग यहाँ पे इस तरह से चेक करें, सिलेक्शन है नॉट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करने से वही आ रहा है, पर तुम्हें देखना है कि -4 क्यों। सो व्हिच 4 केसेस दे हैव एक्सक्लूडेड। जैसे तुमने हाँ तुमने 4 टाइम दिया ना, सर शायद 10 जे के क्यू ए एक केस हो जाएगा, फिर जे के क्यू ए 2, क्या पता इस ऑर्डर में सर नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हाँ वो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है। मैं एक बार, क्योंकि मैं तो ना क्योंकि तुम लोगों को बोला है पढ़ने के लिए, मैं तो कब पढ़ा होगा मैं तो भूल चुका हूँ, या तो मुझे एक बार पूरा इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा ताकि ये समझ आए कि इसका क्या है। नो प्रॉब्लम, ऐसे होता रहेगा ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन में फंसूंगा, फिर वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पक्का हो जाएगा ना। सो क्योंकि उसका क्या होता है ना, मैं लिख लेता हूँ आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है इसका? बता दो, आंसर ये था, आंसर उन्होंने दिया है 13C4 माइनस क्या 9 ना 4C1 into 13C5 4C1 into 13C5 -9 into 4 into 4, ये ना। हाँ बिल्कुल। ओके, तो 1 into 4, लाइक एक कोई केस है जो माइनस, अगर तुम 4 कॉमन ले लो तो पर्टिकुलर सूट के लिए तुम बात करो तो ऐसा हो रहा है 13C5 -4 -9 13C5 -9 होगा, -9 -1 फाइनल, एक ठीक है ना। कोई और केस माइनस कर रहे हैं लोग। हाँ जैसे ये 4 हम अभी कंसीडर कर ले 4C1 वाला ये, तो ये एक और केस कोई माइनस हो रहा है, कौन सा वाला केस है वो 9 तो हमने जो बनाए हैं ना, और -4 है, या तो ऐसे टोटल में देख लो कोई 4 केस है, कौन सा 4 केस है माइनस हो रहा है, या तो मुझे लग रहा है ना एक तो कि चलो सर नेक्स्ट करते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। हाँ 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 बाद में देख लेंगे ना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मुझे एक तो डाउट है, सॉरी 2 3 4 5 क्या इसको ये कंसीडर कर रहा है ऑर्डर, तो देखना पड़ेगा यस, और अगर है तो जैसे इसको तो नहीं कर रहा है कंसीडर, क्यू मतलब जे क्यू के ए है ना, तो ये थोड़ा मुझे थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, जैसे उसने बताया कि उसने पढ़ा है। सो अकॉर्डिंग टू जिसने पूछा है उसके हिसाब से ये ऑर्डर है, देखना पड़ेगा ये है या नहीं है ना। मतलब ए तुम कंसीडर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो इट्स हाँ मतलब उसमें थ्योरी में उसमें पहली मतलब एक थ्योरी से वो बताता है ना, थ्योरी से आगे बढ़ता है विगरोथ, तो उसने बता रखा है कि स्टार्टिंग सीक्वेंस विद एन ए पर्टिकुलरली है। ओके ओके नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मैं भी सोच लूंगा, तुम लोग भी सोचना, और ठीक है। क्लास में ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूँ बस। तो टीचिंग का बेनिफिट यही था, सीखने को मिलता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट किसी और का कुछ क्वेश्चन।
सर वो बता रहे थे मिक्स रैंडम वेरिएबल। सब अच्छा। ग्रुप में क्वेश्चंस डाले हैं और अच्छा रुको, पहले तो ये क्वेश्चन था तुम्हारा। और स्ट्रेट में क्या दिक्कत है? 12 का हाँ। अच्छा चलो मैं दोनों करके बता दूंगा, ठीक है। 12E वीके रोहतगी कौन सी साइज है ये? 1.4 1.4। अच्छा, इसकी थ्योरी तुम्हें डिस्कस नहीं किया हम लोगों ने, कोई बात नहीं, तुम करना, ठीक है सर। डिस्कस करेंगे। वो तब कराए होंगे, मैचिंग प्रॉब्लम इसी में था। सो 1.4 एक साइज का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ओके, मिक्स मैंने कराया था, तो मिक्स का तुम प्रीवियस वीडियोस या नोट्स देखो, फिर भी समझ नहीं आ रहा पूछो। हाँ नोट्स सर तो मैंने नहीं? देख लिया वो। हाँ हाँ तो हाँ, सर क्या आपने था? वो नहीं बता रखा ना कि मिक्स से मतलब सीडीएफ से पीडीएफ कैसे करेंगे और पीडीएफ से सीडीएफ कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन। ये सर उस वो नहीं कराया है सर, वो क्वेश्चंस नहीं कराया। अच्छा देखो, जैसे मैं एक सीडीएफ लिखता हूँ और ठीक है, सो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सीडीएफ वाला कि जैसे मैं ज्यादातर यही एग्जांपल यूज किया मैंने कि लाइक 0 when x less than 0 and 1/2 plus x/2 when x between 0 and 1 and 1 when x more than equal to 1, यही ना? तो ये तुम्हारा सीडीएफ है 1/2 plus x/2। इसका तुम अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ सब लोग बनाओ, ग्राफ बनाना आता है, एक फंक्शन है, नॉर्मल एक फंक्शन है, इसका ग्राफ बना कर देखो कैसा ग्राफ बनेगा। पहले अपने अपने नोटबुक में ग्राफ बना लो, फिर मैं बनाता हूँ, मैच करना, ठीक है। तो तुम लोग ग्राफ बना लो एंड बताओ क्या आएगा। बना लिया सबने? तो क्या होगा, x लेस देन 0 है तो इसका ग्राफ 0 पे है, ओके। जब उसके बाद 0 jump से करेगा। 1 में है तो जंप किया। अच्छा, कितने का जंप हुआ? एक मिनट, क्योंकि इस तरह से है। सो x जब 0 है तो वैल्यू इसकी है हाफ। सो हाफ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ मैं हाफ लेता हूँ, यहाँ 0 है, और हाफ से जब x 1 तक जाई गई तो वैल्यू हो गई 1, तो 1 मान लो यहाँ पे है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ग्राफ गई, और उसके बाद ग्राफ ऐसा है, ओके। तो ये है, फिर ये है। सो ओके, तो इस तरीके से है। अब देखो, पहली बात ये है, मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, ये बताया था ना कैसे डिसाइड करते हैं सीडीएफ देख के? हाँ सर 1/2 हो जाएगी। तो जंप है ये, तो जंप है तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि x इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और दूसरी चीज, इस पार्ट में देखो, इस पार्ट में क्या हो रहा है, सीडीएफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है उस इंटरवल में। किस इंटरवल में? x जब 0 से हाफ में है। तो डिस्क्रीट का सीडीएफ हमेशा कांस्टेंट स्टेप वाइज फंक्शन होता है, कांस्टेंट स्टेप वाइज फंक्शन होगा किसका? डिस्क्रीट का सीडीएफ। तो इसका मतलब ये है कि हम ये बोल सकते हैं कि जो फंक्शन है, दैट फंक्शन जो सीडीएफ है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग, है ना, कॉन्टिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनफैक्ट। तो इंक्रीजिंग का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब वो होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब, इंक्रीजिंग का मतलब बोल रहा हूँ, इंक्रीजिंग ऑन क्या, 0 to हाफ, है ना, x की वैल्यू 0 to हाफ है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन कभी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज नॉट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। मेनली इंपॉर्टेंट वर्ड ये है, इंक्रीजिंग है, इसीलिए इंक्रीजिंग का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से है जी। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ सर ऐसा वो क्यों? सर 0 to हाफ नहीं समझ में आया। 0 to हाफ इंटरवल, x की वैल्यू, x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखा आपको, ये ब्लू कलर से जो लिख रहा हूं मैं, तो so 0 ये, से 1 अच्छा 0 से 1 है, सॉरी हाँ तुम ठीक हो, तो ठीक है करेक्ट डिस्क्रीट करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं हो सकता ग्राफ? तो डिस्क्रीट के सीडीएफ देखे हैं तुमने पहले? डिस्क्रीट का सीडीएफ कैसा होता है? स्टेप अप फंक्शन होता है। हाँ, वो तुम्हें डिस्क्रीट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। डिस्क्रीट में क्या होता है
तुम डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस से पढ़ लेते कम से कम, तभी तो मिक्स समझ आएगा कि ये डिस्क्रीट नहीं। और डिस्क्रीट में क्या होता है, लाइक मान लो x1 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है और 2 पे प्रोबेबिलिटी हाफ में है। पॉइंट पे मास होता है और उसमें हाँ, तो पॉइंट पे मास होता है ये। चलो ये पीएमएफ हो गया, इसको बोलते हैं पीएमएफ, बाकी पे 0 है। तो अगर इसका सीडीएफ लिखूंगा तो क्या है, तुम बताओ सीडीएफ क्या होगा इसका? हाउ डू राइट द सीडीएफ? किसको डाउट? तुम बताओ विकास, तुम्हें डाउट है ना, तुम बताओ इसका सीडीएफ कैसे लिखोगे? यस सर। इसका हाँ कैसे लिखते हैं सर सीडीएफ? x लेस देन 1 होगा तो 0 हो जाएगा। राइट। x इक्वल टू 1/2 होगा तो 1 हो जाएगा। अरे x इक्वल टू 1 होगा जब, तो भैया वैसे सीडीएफ उन्हें सीडीएफ ऐसे लिखते हैं इंटरवल में। तो x जब लेस देन 0 है तो वैल्यू 0 है। सीडीएफ क्या होता है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। अब स्मॉल x तुम्हें फिक्स करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 1/2 हो गया। सो ये 1/2 होगा। स्मॉल x कोई फिक्स नंबर है 1 से 2 के बीच का। जब x मोर देन इक्वल टू 2 है तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू काउंट हो जाएगी, 1 हो गई। अब इसका ग्राफ बनाओ, क्या होगा ग्राफ? डिस्क्रीट के सीडीएफ में हमेशा यहाँ कांस्टेंट आता है, तो भाई कहाँ से इंक्रीजिंग स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग हो जाएगा? यहाँ ये है कि भाई लेस देन 1 है तो तुम्हारा ये है, 1 से 2 में ये है, 2 से आगे ये है, ऐसे चल रहा है। तो हमेशा डिस्क्रीट का ग्राफ ऐसे ही होगा। सब डिस्क्रीट वाले वीडियोस देखो। प्रॉब्लम मेन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे। ऐसे कोई जादू नहीं होगा, तुमने वीडियो देख लिया या थ्योरी कर ली है तो हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कहाँ से करोगे? बुक को एक पर्टिकुलर पकड़ो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन, जैसे साहू वाली बुक है या गुप्ता कपूर में प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा टॉपिक जाके वहाँ पे डिस्क्रीट कहाँ पे है, फिर उसमें करना है। या है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है, क्वेश्चन कम है। तो ये चीज है। और जैसे बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो तो देख लो कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा ना क्या है। तो प्रॉब्लम करना पड़ेगा तुम्हें। ये डिस्क्रीट का हमेशा स्टेप वाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, इस तरह से स्टेयर टाइप होगा। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग पार्ट आ गया तो, और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ही होगा। ये इस तरह से स्टेयर्स जंप नहीं होंगे कहीं कॉन्टिन्यूअस में। यहाँ जंप है इसलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और ये स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग पार्ट है इसीलिए डिस्क्रीट नहीं है। तो जैसे कॉन्टिन्यू, ये तो डिस्क्रीट का एग्जांपल दे रहा था मैं, एक बार बता ही देता हूँ। सो डिस्क्रीट का सीडीएफ इस तरह से दिखेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस होता, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल fx बराबर है चलो स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जैसे मान लो e⁻⁻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 ⁻
इसका सीडीएफ बनाओ, तो इसका सीडीएफ आएगा तुम्हारे पास, किसी को याद है ये निकालना आता है ना सीडीएफ, इसको याद नहीं करो, इंटीग्रेटेड 0 to x दिस, इसको इंटीग्रेट करो 1 सीडीएफ minus e to the power x. हाँ, तो इसको जब सॉल्व करोगे 0 से x e की पावर माइनस की dx dt, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 माइनस e की पावर माइनस x, ये सीडीएफ है। अब इसका ग्राफ बनाओ, तो ये किसका सीडीएफ है, इस कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। तो यहां से क्या करो, अब तुम ग्राफ बना लो, तो इसको ग्राफ बनाओ, इसका हम लोग बना सकते हैं ग्राफ। जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू इसकी ये 1 माइनस e की पावर माइनस x है, 100 रखोगे तो 1 माइनस e की पावर 0 माइनस 1 0 हो गया, तो वैल्यू 0 है। तो ऐसे भी लेस देन 0 पे 0 ही होगा, इस पे भी 0 है, उसके बाद इस तरह का ग्राफ आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कभी भी ये देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है, दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सीडीएफ हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कहीं भी जंप नहीं होगा, लिख लो ये सब पॉइंट, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा x इज कॉन्टिन्यूअस, ये मैं कई बार लिख रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूअस का, if and only if probability at x is equal to x is 0 for all x is real number, किसी भी रियल नंबर पे मास 0 होगा तभी वो कॉन्टिन्यूअस है। तो मास 0 का मतलब कहीं भी जंप नहीं होगा सीडीएफ में। एग्जांपल्स करने पड़ते, मैं बताना मतलब ये कि ये सीडीएफ और भी कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस सीडीएफ इस तरह से हो सकता है, इस टाइप का, इस तरह का सीडीएफ होगा कॉन्टिन्यूअस पास अगर होगा तो ऐसा, फिर ऐसा, इस तरह के सीडीएफ होंगे कॉन्टिन्यूअस का हमेशा सीडीएफ अगर होगा तो। और डिस्क्रीट के सीडीएफ इस तरह के होंगे, स्टेयर्स जो दिख रहे हैं तुम्हें। अब मिक्स में आ जाओ, मिक्स में क्या हो रहा है,
जंप भी है और कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है। तो इसका क्वेश्चन तुम लोग का ये था कि इसका पीएमएफ या पीडीएफ कैसे निकालेंगे। तो इसमें दोनों पार्ट होते हैं, दिख तो क्या है, पीएमएफ पार्ट ये आ गया, मतलब इसमें डिस्क्रीट मिक्स क्यों है, डिस्क्रीट पार्ट भी है कुछ रेंज पे और कुछ रेंज, कुछ सपोर्ट के पार्ट पे डिस्क्रीट है, कुछ सपोर्ट के पार्ट पे कंटिन्यूअस है। तो इसका सपोर्ट तुम अगर देखोगे तो सपोर्ट क्या होता है, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। सीडीएफ है ये, पीडीएफ अगर इसका लिखेंगे तो क्या होगा, देखो इसको जस्ट डिफरेंशिएट कर दो। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है, फाइन। तो हमें सीडीएफ से पता चला, यहां से भी तुम देख सकते थे। एक और प्रॉपर्टी ये होता है कि लाइक सीडीएफ का मतलब जो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है ना, अभी जो बनाए थे, इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऐसे भी देख सकते हो। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। नहीं सर, थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन है जो डेफिनेशन से आ रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टी से आ रहे हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन तुम लोगों का, जैसे पीएमएफ कैसे आएगा देख लो। अब सर एक क्वेश्चन है उसमें एक्सपेक्टेशन निकालना है सर, तो क्वेश्चन बता सकते हैं? अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर ले, जो पहले पूछा है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सो तुम सब लग रहा है लेट ज्वाइन वाले सारे, मैंने सीडीएफ से एक्सपेक्टेशन निकालने के पूरी एक क्लास दिया था उस पे। जो वो लोग जो वीडियो या तो शुरू में देख रहे थे या तुमने ढंग से देखा नहीं है वीडियो। सीडीएफ वो एक्सपेक्टेशन सीडीएफ से निकालना ना। हाँ वो हमने हाँ पूरी वो क्लास बताया तो। नहीं सर वो हाँ, तो ठीक है, वो उसका फॉर्मूला आपने बताया था 1 माइनस एफ ऑफ एक्स करके, पर अगर मिक्स से आना हो, पीडीएफ करना हो, तो वो भी तो होना चाहिए ना। अरे वो कर रहे हैं, वो यहाँ कर रहे हैं, वो भी जो एक्सपेक्टेशन पूछ रहा था उसके लिए बता रहे थे, अभी वो हम यही कर रहे हैं। अभी हम वही कर रहे हैं ना कि ये मिक्स्ड है, तो ये हम यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स इज मिक्स। ये जो पीछे स्टोरी इसलिए तो बता रहा हूँ ताकि तुम समझ सको कि मिक्स में दोनों होता है। एक्स इज मिक्स रैंडम वेरिएबल, तो इसमें दोनों पार्ट है, मिक्स्ड मतलब डिस्क्रीट पार्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है। तो बताओ इसका पीएमएफ या पीडीएफ क्या है, दोनों होगा इसमें, पीएमएफ पार्ट भी होगा, पीडीएफ पार्ट भी होगा। सो पीएमएफ पार्ट तो समझ आ गया तुम्हें, ये किस पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है सीडीएफ। ग्राफ नहीं बनाओगे तो भी पता चल जाएगा मुझे, जरूरी नहीं ग्राफ बना कर देगा, ग्राफ में बना कर इसलिए समझाया कि तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, जरूरी नहीं ग्राफ बनाना, बिना ग्राफ बनाए दिख जाएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ होता तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो देख जीरो पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्या, ये नहीं सर, जीरो की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, जीरो है, जीरो की राइट हैंड लिमिट क्या है, हाफ, 1/2 है ना। तो जीरो पे जंप है, इसका मतलब किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है, राइट हैंड लिमिट हाफ है। तो भाई कंटिन्यूअस होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर रहता, लेकिन जंप है तो x बराबर जीरो पे कितना जंप है, हाफ। तो ये वहां पे मैं ग्राफ से भी दिख रहा था, यहाँ डायरेक्टली मैं कंटिन्यूटी चेक करके लिख रहा हूँ। तुमसे पूछूंगा मैं 1 पे कितना जंप है, तो देखो 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या, ये सर 1 पे 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है और 1 का राइट हैंड लिमिट भी 1 है, तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो कोई जंप नहीं है, तो मास जीरो है ना। या एक और तरीका होता है, ये जो मैं निकाल रहा हूँ, तुम ये फंक्शन लिखाए थे हमने, तुम लोगों को याद होगा, x लेस देन इक्वल टू x माइनस प्रोबेबिलिटी x स्ट्रिक्टली लेस देन x, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखा था हमने, fx ऑफ x माइनस fx ऑफ x माइनस, है ना, x माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट दैट पॉइंट, और x का मतलब सीडीएफ एट दैट पॉइंट, और माइनस लगा रहा हूँ तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। ओके, तो इस फॉर्मूले से भी ये दोनों आ जाएगा पॉइंट, तुम अगर सीडीएफ को यूज करना चाहोगे तो। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएमएफ या पीडीएफ पार्ट। तो पीएमएफ तो ये आगे भैया तुम्हारा, पीएमएफ क्या होता है, पॉइंट पे मास, है ना, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो यहाँ तुम देखोगे इसका सपोर्ट, तो सपोर्ट में दो ही पॉइंट है, 0 या 1, तो हो गया। अब इस ये डिस्क्रीट पार्ट आ गया, कॉन्टिन्यूअस पार्ट क्या है, उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो जस्ट डिफरेंशिएट इट। सो आप डिफरेंशिएट करो सीडीएफ को, क्या आएगा 0, और क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो इसको, 0 का डिफरेंशिएशन 0, हाफ प्लस x/2 का डिफरेंशिएशन क्या, हाफ, हाफ, 1 का डिफरेंशिएशन क्या, 0, 0। तो ये हो गया 0 जब x लेस देन 0 होगा, हाफ आएगा जब x की वैल्यू 0 से 1 में होगी। अब यहाँ इक्वलिटी नहीं लिखा हूं मैं, क्योंकि 0 पे मास है वो अलग से हम देख चुके हैं, तो पीडीएफ में नहीं आएगा वो पॉइंट। एंड 0 व्हेन x मोर देन 1, यहाँ भी इक्वलिटी हटा सकते हैं क्योंकि 1 पे हमने देख लिया मास 0 है, ऐसे यहाँ लगा दो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने पॉइंट का मास अलग देखा है और उस इंटरवल के बीच का मास। पीएमएफ हमेशा इंटरवल पे मास देता है ना, पॉइंट पे मास नहीं देता है, क्यों, यहाँ वो लिखा है रीजन इसका,
पीएमएफ पॉइंट पे मास नहीं देता है, क्योंकि पीएमएफ है ना, पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है रैंडम वेरिएबल। पीडीएफ बोल रहा हूँ सर। हाँ मतलब पीडीएफ जो, हाँ पीडीएफ की बात कर रहा हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट करो आप, कितना आएगा, इसको ठीक से लिख लेते हैं। सो एफ एक्स ऑफ एक्स ऐसा है, हाफ, ये पीडीएफ लिख रहा हूं मैं, हाँ, हाफ व्हेन एक्स बिटवीन 0 and 1, एंड 0 कब था, जब या तो x लेस देन 0 हो या x मोर देन 0 हो, और 0 और 1 पे हमने यहाँ अलग से लिख रखा है, ठीक है। तो फाइनल तुम्हारा क्वेश्चन क्या हुआ कि जब सीडीएफ का डिस्क्रीट मुझे ये था, सो मिक्स रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ मुझे पता था, ठीक है ना, तो उसका पीडीएफ एंड पीएमएफ क्या होगा, मिक्स्ड में दोनों होगा, पता है ना, मिक्स इसलिए नाम है, वरना सिर्फ डिस्क्रीट होता था सिर्फ उसके पास पीएमएफ होता, कॉन्टिन्यूअस होता उसके पास सिर्फ पीडीएफ होता, मिक्स्ड है तो दोनों पार्ट है उसके पास, कुछ पार्ट पे मास भी है, कुछ पॉइंट पे, और इंटरवल पे भी मास है। सो तो ये आंसर आ गया कि भैया देखो यहाँ पे ये पीएमएफ पार्ट है उसका, कि सर, इस 0 पे से, ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि 0 वाले पे इक्वलिटी लगा दें और नीचे बाकी तो अदरवाइज है ही। मतलब क्या तुम कह रहे हो कि ऐसे लिखें, जो ये सपोर्ट दे रखा है ऊपर, हाँ 0 से 1 दे रखा है, उसमें x में जो 0 है उस पे इक्वलिटी लगा देते, तो बाकी तो 0 अदरवाइज है ही। अच्छा अच्छा, तो लिखता हूँ मैं, एफ एक्स, कोई बात नहीं, डाउट है तो क्लियर होना चाहिए, हाफ, तुम बोल रहे हो ऐसा लगा दें, हाँ 0 अदरवाइज, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ तुम बताना चाह रहे हो कि 0 पे मास 0 है, मतलब इसका, भैया पहले तो ये क्लियर कर दे हम तुम्हें कि ये एफ एक्स ऑफ एक्स इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, ये इसका एग्जांपल ही मैंने दिया था एक, अभी तुम डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ चुके हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे एक्स रैंडम वेरिएबल है, अच्छा, तो ये वो फिर ये लिखना PDF हो गलत जाएगा। है, सही है, सही है। ये लिखना गलत है, बता दो तुम्हें, इसे नॉट अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि x अगर यूनिफॉर्म 1/3 से 1/2 है, तो बताओ जी इसका पीडीएफ क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म है तो इन जनरल कॉन्टिन्यूअस होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस में लास्ट क्लास में देखा था। सो बताओ इसका पीडीएफ क्या होगा जी, यूनिफॉर्म ए बी का बताया था मैंने, अब तुम्हें बताओ इसका पीडीएफ क्या होता है यूनिफॉर्म का, 6 व्हेन x बिटवीन 1/3 and 1/2। अब जिनको लगता है कि, है ना, मतलब मान लो किसी बच्चे को लगता है तो पीडीएफ 6 कैसे हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी नहीं है पॉइंट पे, पीडीएफ एक डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है, मतलब वो एक फंक्शन बता रहा है कि जिस इंटरवल पे तुम्हें चाहिए वो एक फंक्शन है, किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो एफ एक्स एक्स इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, जबकि पीएमएफ प्रोबेबिलिटी है मास पे, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे पीएमएफ, बट पीडीएफ इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, तो यहाँ इंक्लूड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, है ना। और इसका मतलब ये भी कह रहा है कि यहाँ हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 0 प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब ये भी हो गया अगर तुम इंक्लूड कर दिए तो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस पीडीएफ में पॉइंट पे मास 0 होता है, तो अगर तुमने यहाँ इंक्लूड कर दिया, तुम ये बताना चाह रहे हो कि प्रोबेबिलिटी 0 पे 0 है, और जबकि यहाँ हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी 0 पे हाफ है, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। सर सही है। अब ये सर ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे तो बाकी लोगों का भी क्लियर हो गया होगा। हाँ हाँ, अब इसी क्वेश्चन का अगर अब पीडीएफ से हम एक्सपेक्टेशन निकाले तो वो कैसे होगा? पीडीएफ से निकाल लो, कोई दिक्कत, इसी क्वेश्चन में चलो, एक्सपेक्टेशन के 2 तरीके हैं, एक तो सीडीएफ यूज करके है, तो जैसे इसी में तुम्हारे पास दोनों पार्ट आ गए ना, तो इस पार्ट का अलग निकालो, इस पार्ट का अलग निकालो, जैसे मान लो एक्सपेक्टेशन निकालना, जिससे वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि तुमने ये देखा एग्जांपल ये था, लाइक सीडीएफ हमारा था 0 व्हेन x लेस देन 0 एंड हाफ प्लस x/2 व्हेन x इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ये लिखा था मैंने, और 1 व्हेन x मोर देन इक्वल, ये सीडीएफ था। तो इसका हमने ब्रेक किया क्योंकि हमने ये बताया कि ये मिक्स्ड है, सो मिक्स्ड है तो इसमें दोनों पार्ट है, तो पीएमएफ पार्ट है कि 0 पे प्रोबेबिलिटी हाफ है और 1 पे प्रोबेबिलिटी 0 है, अदरवाइज भी 0 है, ओके। तो ये तो पीएमएफ पार्ट हो गया। अब पीडीएफ पार्ट जो इसका है कि ये है भैया कि भाई 0 1 को एक्सक्लूड करके लिखो, सो 0 इसको हमने लिखा था तो मैं वही लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये डिफरेंशिएट कर दो सीधा, सो x 0 to हाफ, ये इक्वलिटी इसलिए हटा दिया मैंने क्योंकि इक्वलिटी हमने अलग लिख रखा है, मतलब पूरा फंक्शन आर पे डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने 0 1 पे अलग से लिख रखा है, तो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उन्हें अलग से लिख रखा है। तो और यहाँ 0 अदरवाइज, तो पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है ना फंक्शन, ये मतलब फंक्शन से हम स्पेशली हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, ये पीएमएफ पार्ट हो गया और ये पीडीएफ पार्ट है। अब तुम्हें पूछा मीन कैसे निकालेंगे, तो मीन निकालने के हमने 2 तरीके पढ़े हुए हैं,
एक तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन है एक्स एफ एक्स वाली कंटिन्यूअस में और एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी एट एक्स वाली डिस्क्रीट में, या सीरीएफ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो सीरीएफ से डायरेक्ट निकाला होगा तुमने, हम ऐसे कैसे निकालेंगे जो पूछना चाह रहा। देखो कोई बात नहीं है, यहाँ जीरो पे कितना मास है, हाफ। सुनो यहाँ तो इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि जीरो हो गया, यहाँ 1 होता तो फिर हाफ ऐड होता उसमें, यहाँ बच्चे गलती करते हैं ना। यहाँ तो चलो जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मान लो ये 1 होता सपोज, तो यहाँ 1 इंटू हाफ होता, फिर क्या होता, तो आगे आते हैं 1 इंटू 0, ये इस पीएमएफ वाले से हमने वो लिख दिया पीएमएफ पार्ट से, ठीक है। और ये पीडीएफ पार्ट से क्या करेंगे, पीडीएफ में कैसे निकालते हो प्रोबेबिलिटी, एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स क्या है तुम्हारा हाफ, डी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 से 1, तो मतलब ये यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा, तुम यहाँ से भी निकाल दो तो सेम ही आ जाता। लेकिन अगर यहाँ मान लो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 1 पे मास होता तो ये हाफ यहाँ ऐड हो जाता, सो वहाँ गलती हो सकती है। जैसे और क्वेश्चन जैम में ऐसे आए जिनको मान लो वो फॉर्मूला नहीं पता है 1 माइनस सीरीएफ वाला, तो वो क्या करता है सीधा डिफरेंशिएट करके इससे करता है, वो गलत आंसर आ जाता है, सीधा डिफरेंशिएट कर दिए तो यहाँ तो कर लो, अब इससे हो जाएगा ना, एक्स का एक्स इंटू हाफ का इंटीग्रेशन 0। सही है। सही होप क्लियर हो गया होगा जो पॉइंट तुमने पूछने की कोशिश की थी। सर ये बाकी point थोड़ा दोनों दोबारा अलग अलग बता दीजिए। निकाल लेंगे। अलग निकाल के ऐड कर दो, मतलब क्या बोल रहे हो। अच्छा वो भी निकाल कर उस तरीके से निकाल कर 1/4 ही आएगा क्या, ये 1/4 आया, ऐसा है चेक कर लेना ये आया क्या। और दूसरा मेथड EX का है कि 1 माइनस CDF, तो ये रैंडम वेरिएबल नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। 0 से यहाँ क्या है तुम्हारा 1 ही है ना, सो 0 से 1 1 माइनस CDF क्या है 0 से 1 के बीच, हाफ प्लस x/2, दूसरा मेथड है dx। अब कर दो इंटीग्रेट इसको, कितना बताओ कितना आता है, इंटीग्रेशन आप लोगों को आता ही है, ट्राई हाँ कीजिए। सर वही आ रहा है 1/4 ही। सो 0 से 1 ये आपका आ गया हाफ, 1 में हाफ हाफ हो जाएगा, माइनस x/2 dx। सो ये जो फॉर्मूला था ये हर उसके लिए वैलिड, हर केस के लिए, कंटिन्यूअस हो मिक्स्ड हो दोनों के लिए वैलिड है, इनफैक्ट डिस्क्रीट के लिए वैलिड है। सर ये एक पॉइंट बता रहे हो आप ही x इक्वल टू 0 वाला, जिसमें आप कह रहे हो x इक्वल टू 1 होता तो 1/2 अपने को ऐड करना पड़ता, ये थोड़ा बताना दोबारा। अरे मैंने यहाँ 0 है ना, यहाँ 1 होता तो क्या होता है, यहाँ हाफ प्लस इसका जो आंसर आता हाफ प्लस 1/4 हो जाता इस तरह से। अगर ये 1 होता तो यहाँ हाफ हो जाता, 1 इंटू हाफ हाफ, प्लस इसका आंसर 1/4 आया ना, तो हाफ प्लस 1/4 होता वो चीज। अच्छा ये मिक्स में आपने कर दिया, ठीक है, एक में समेशन सीरीज का कर दिया और एक इंटीग्रेशन कर रहे हो साथ में। और एक CDF के हिसाब से हम जो जानते हैं पहले से, तो इससे भी 1/4 ही आएगा, चेक करो। इस तरह क्वेश्चन जैम के पेपर में है, तुम पेपर ढूंढे करोगे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मिक्स है और मीन पूछा है, तो जिनको ये फॉर्मूला आता है तो आंसर करेक्ट आ जाएगा। और जो ऐसे नहीं कर पाएंगे, ब्रेक नहीं करो, पीएमएफ लोग इग्नोर कर देते हैं, तो उनको लगता है कॉन्टिन्यूअस है, सीधा डिफरेंशिएट करो और x इंटू एफ एक्स को इंटीग्रेट करो, उससे गलत आंसर आ जाएगा। अगर 0 के अलावा किसी पॉइंट में मास होता है, यहाँ 0 पे है इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 0 ऐड हुआ, लेकिन अगर किसी और पॉइंट पे मास है उस क्वेश्चन में, अगर 1 पे मास होता मान लो हाफ और यहाँ 0 हो जाता तो उस केस में यहाँ हाफ ऐड होता है ना, वो चीज है। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पेपर तुम्हारे पास है तो एक बार ढूंढो उसमें, उससे क्या जो भी टॉपिक आ रहा है तुम अपने आप को चेक भी तो कर सकते हो ना, कोई भी क्वेश्चन करो उठाओ, जो टॉपिक तुम्हें पढ़ा है वो करके देखो, नहीं हो रहा है देखो कहाँ दिक्कत है ना। स्पेशली मैंने पढ़ा दिए वो तो होने चाहिए, नहीं तो पूछो। वो सर जो आपने वो बता रखे कि मिक्स रैंडम वेरिएबल में CDF को ब्रेक करके लिख सकते हैं, लैम्डा इनटू डिस्क्रीट प्लस 1 माइनस लैम्डा इनटू कॉन्टिन्यूअस पार्ट, वो कैसे? हाँ तो इसमें जो आपका है कि 1 माइनस लैम्डा FC ऑफ x, तो वैसे m मतलब यहाँ मिक्स्ड, ठीक है, d मतलब डिस्क्रीट, c मतलब कॉन्टिन्यूअस। सो मिक्स का CDF जो होगा इस तरह से होगा, जैसे यही क्वेश्चन ले लो, और यहाँ लैम्डा जो होगा वो 0 से 1 के बीच आएगा, है ना, 0 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 0 के इक्वल होगा तो वो कॉन्टिन्यूअस का ही बन जाएगा, 1 के इक्वल होगा तो डिस्क्रीट का ही बन जाएगा, तो इस तरीके से है। ओके तो अब क्या होगा कि अभी क्या है, जैसे हमारे क्वेश्चन वही वाला है जो हमने लिखा हुआ है f(x) ऑफ x, ये मिक्स का हमने देख लिया कि ये मिक्स CDF है, और एग्जाम में लिखा नहीं होगा मिक्स्ड है, तुम्हें खुद देख के पहचानना पड़ेगा कि ये डिस्क्रीट का CDF है कि कॉन्टिन्यूअस का CDF है या फिर मिक्स्ड का CDF है। सो हाफ
plus x by 2, x between 0 and 1, and 1 when x is more than equal to 1. ये था ना? तो इसको तुम ब्रेक करो दो पार्ट में. अब क्या करोगे? f m x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यहाँ तुम अलग से क्या करोगे? 0 हाफ और हाफ कर दो. हाफ कैसे आइडिया है इस हाफ को देख के? सो मतलब ये है कि 0 को 0 लिखो और 0 प्लस 0 लिख दो और इस 1 को हाफ प्लस हाफ लिख दो. तो पहला टर्म हमने काउंट कर लिए. तो x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1. अब ये सम ऑफ फंक्शन तुमने पढ़ा होगा. ये जब पीसवाइज फंक्शन होता है तो कैसे करते हैं सम. और यहाँ आप नेक्स्ट पार्ट ले लो. इसमें नेक्स्ट पार्ट ले लो, मतलब ये वाला 0, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ. सॉरी हाफ नहीं, x by 2, ये हाफ. ठीक है, बीच में x by 2 है ना. सो ये है x लेस देन 0, x मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 1. ये हो गया. अब ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें? यहाँ हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? क्या दिख रहा है जी? 1/2. 1/2 निकाल लेते हैं. तो 0 व्हेन x लेस देन 0, 1. अब देखो इसको तुम एक साथ मिक्स कर सकते थे. क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि CDF की वैल्यू हाफ है जब x 0 से 1 में है. यहाँ 1 था ना. और CDF की वैल्यू हाफ ही है जब x मोर देन इक्वल टू 1 है. तो इन दोनों डोमेन में सेम ही वैल्यू है. तो डोमेन को एक साथ इंक्लूड कर दो, मर्ज कर दो, है ना. fx जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि fx की वैल्यू हाफ है जब x सेट A में है, fx की वैल्यू हाफ है जब x सेट B में है. तो मैं लिख सकता हूँ fx बराबर हाफ है जब x A यूनियन B में. सेम बात है ना, A में हो चाहे B में. वही तो वही बोल रहा हूँ. इस तरीके से मर्ज कर दो उसको. जब तो मर्ज कर दो तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट साथ लिख देता हूँ. हाफ कॉमन निकाल दिया तो तुम लिखोगे 1 है 0 से 1 के बीच, फिर 1 से ज्यादा के लिए बेटर लिख दो सीधा, 0 से ज्यादा के लिए 1 है. प्लस यहाँ फिर से हाफ कॉमन ले लो. क्या होगा? तो यहाँ बचेगा 0 ही, क्योंकि 0 इंटू हाफ 0 होता है ना. यहाँ हाफ कॉमन लोगे बचेगा x, यहाँ हाफ कॉमन लोगे बचेगा 1. x लेस देन 0, x बिटवीन 0 एंड 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 1. ठीक है. तो अब क्या करोगे? ये उस फॉर्म का आ गया आपका. मिक्स्ड CDF इज इक्वल टू हाफ इनटू डिस्क्रीट CDF. यहाँ हाफ आया, कहीं 1/3 भी आ सकता है, कहीं 1/4 भी आ सकता है. ठीक है, अलग अलग PDF में. और ये है FC x. सो बोलने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे वेयर FD मैंने किसको लिखा है? FD मैंने लिखा है इस वाले को 0 1 when x is less than 0 and when x is more than 0. FD इसको लिखा है. FC किसको लिखा है मैंने? सो FC मतलब CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. अब जरूरी नहीं x ही है, वो सर यूनिक तो नहीं है ना? यूनिक ही होगा. यूनिक तो नहीं है ना? यूनिक Unique- होगा मतलब हम हाँ, जैसे मर्जी फाइंड कर लें. हाँ, FD FC यूनिक ही आएगा. तो आपका होगा 0 x 1. ठीक है, x लेस देन 0, यहाँ x मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1 और x मोर देन इक्वल टू. तो ग्राफ बना के देख लो तुम. अगर इसका ग्राफ बनाते हो तो ये कैसा होगा? इसमें सिर्फ 0 पे जंप है ना, क्योंकि 0 पे डिसकंटीन्यूअस है. कितना जंप है? 1 का जंप है. तो इसका ग्राफ बनाओगे तो x लेस देन 0 पे वैल्यू 0 है और 0 के बाद वैल्यू 1 है. ये ग्राफ है इसका CDF का. तो 0 पे जंप है ना. कितने का जंप है? 1 का जंप है. फिर इसका ग्राफ बनाओगे, देखो इसका ग्राफ कैसा होगा. इसका ग्राफ तुम्हारा आ रहा है कि 0 से पहले 0 है, 0 के बाद ये है, फिर ये है. दिस इज 1. ठीक है, तो ये x, ये इसका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है. इसी की वजह से ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पार्ट है इसलिए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. ओके, मिक्स का तुमने देखा ही था ग्राफ. उसमें जंप के साथ दोनों मिक्स हो गया. जब मिक्स वाला था तो उसका ग्राफ तुमने देखा था कैसे हुआ था कि लाइक वो स्टार्ट तो ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे जंप है, फिर ऐसे गया यहाँ पे, फिर ऐसे गया. तो बीच में जंप भी था और कॉन्टिन्यूअस पार्ट भी है. सो ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट है ना, वो यहाँ शिफ्ट हो गया और ये जंप वाला ये दिख ही रहा था. तो ये मिक्स्ड का. ठीक है, ये fx अगर आप. सो इस तरीके से है. सो दिस इज ना डिस्क्रीट, मतलब ये एक्चुअली डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल 0 का है ना, उसका सीरियल. ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ जो बताना चाह रहा था, जिसको मैंने एक एग्जांपल से वेरीफाई कर लिया हमने. कुछ और भी हो सकता है उस तरह से बुक में, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तुम्हें उसी से आंसर मिल जाएगा. तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो एक क्वेश्चन से ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. जैसे हमने हाफ ही दिया, यहाँ वैसे भी क्वेश्चन है ना प्रीवियस में, देखोगे
तो 1/3 + 1/4x ऐसे क्वेश्चन भी है वहां पे। और यहाँ 3 पार्ट में लिखा मैंने, वहाँ 4 पार्ट में भी लिखे हुए हैं। पेपर खोलना पड़ेगा उसमें, और भी एग्जांपल्स हैं। 4 पार्ट में सर? 4 बनो 4 पीस है, 1 2 3 पीस में लिखा है, वहां पे 4 अच्छा। पीस में लिखे हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट बताओ जी, डाउट। ग्रुप में है सर। अच्छा ग्रुप में है। तो अभी क्या है, ईशु लैब पीछे लैब में कुछ बैठा दे दीजिए। तो मुझे जाके चाबी लाना पड़ेगा। ठीक है, लिखना नाम लिख दिए, हाँ रोल नंबर, मोबाइल नंबर, 44 65 65 65 67 68। ठीक है। तो 5.9 ठीक है। सो 5.9 है, कौन सा पूछ रहे हो? 5.9 ना, किसका डाउट है? सपना सिंह। Yes, हाँ sir. ओके 5.9। तो if a die is thrown n times, find the probability that the greatest, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट the least number obtained will be वैल्यू गिवन वैल्यू के। देखो पहले जनरल क्वेश्चन करने से पहले तुम क्या करना, एग्जाम में भी ये ट्रिक लगा सकते हो कि तुम एन और के फिक्स कर दो, उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा, फिर जनरलाइज करो। तुम एन यहाँ फिक्स कर लो, लाइक एन को तुम क्या रखना चाहते हो अपनी मर्जी से बताओ, पहले फिक्स करके फिर जनरलाइज करो। सेम एग्जाम में भी होता है, तुम वो एन और के फिक्स कर लो और ऑप्शन में भी एन के होगा, और वही एन के रख के देखो किसके साथ तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है। जिसके साथ नहीं मैच कर रहा हो तो गलत ऑप्शन हो गया, जिसके साथ मैच कर रहा है तो सही है। 2 के साथ मैच कर गया तो फिर नया एन नया के चूज करो, फिर उसमें एलिमिनेट करो। समझ आ रहा है? तो जब भी एन के जनरलाइज क्वेश्चन हो एग्जाम में भी, तो जनरल दिमाग लगाने में ज्यादा टाइम लगता है, इससे बेटर है तुम एन के को फिक्स करके पहले एक आंसर निकाल लो, फिर उसके बेस पे फिर आंसर जज करो, है ना। जो उस एन और के लिए ऑप्शन मैच नहीं करो तो ऐसे ही गलत हो गया, तुमने जो सेलेक्ट किया है, तो ऐसे करो। ठीक है। तो क्या बोला है कि एक कॉइन, एक इफ अ डाई इज थ्रोन n टाइम्स, n बताओ कुछ। दो। तुम लोग करके कुछ n फिक्स करो। n को तुम चलो 4 ले लो और k को क्या ले लो, k को भी 4 ले लो। चलो करके बताओ, जब तक थोड़ा मैं कॉल अटेंड कर। हाँ जी। सो क्या बताते हैं लोग, कुछ हुआ? अच्छा इनको तुमने सेम सेम रख दिया, सेम सेम रखने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा चेंज भी कर सकते, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ आसान से भी स्टार्ट कर सकते थे ना। n को मान लो 2 ले लिया मैंने, ठीक है। सो मतलब ऐसे में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इफ द डाई इज थ्रोन n टाइम, तो 2 टाइम पेयर ऑफ डाइस थ्रो किया। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रेटेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड विल बी अ गिवन वैल्यू k। सो व्हाट इज दैट k? k को फिक्स कर लो, क्या लोगे k? चलो अभी 2 लेके देख लेते हैं, कुछ और भी ले सकते हो, मतलब 2 नहीं, तुम जाओ 3 ले लो। मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो, एग्जाम में भी इस तरीके से करना, टाइम बचेगा और
वैसे कोई क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें बहुत टाइम लगेगा, तुम्हें ऐसे करना है, आप करो। सो इसका मतलब पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, तो 2 क्वेश्चन मिक्स है, एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी एक्सपेरिमेंट करना तुम घर पे। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, और कभी टाइम भी लगेगा, ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है ऐसे। ये बुक्स जैम के लिए नहीं लिखी गई है कि जैम के हिसाब से, नहीं नहीं, जैम में 60 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में, तो कोई ऐसा क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं होगा इसमें आधा घंटा लगेगा। हाँ क्वेश्चन में पेयर नहीं दिया। समझ नहीं आया? सर पेयर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में सर। अरे एक पेयर नहीं दिया है, हमने 2 ले लिया ना, तो 2 ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 2 ले लिया, ठीक है, मैंने n को 2 फिक्स कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया ना। ओके हाँ मैंने 2 फिक्स कर दिया, जस्ट आइडिया के लिए। ये तो क्वेश्चन ऐसे बना दिया इन्होंने इनके लिए, अब तुम करते रहो। तो मैं बोल रहा हूँ कि टाइम लगेगा घर पे, तो इसका टेंशन नहीं लेना। जैम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें तुम्हें 1 घंटा लगेगा। बुक जैम के लिए लिखा नहीं गया है, तो उसके ध्यान में रहेगा, नहीं ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं बनाना ताकि टाइम लग जाएगा। यहाँ तुम्हें सीखना है बस, तो सीखो, एक्सपेरिमेंट करो ना इस तरह से। सर लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाई इज थ्रोन n टाइम्स, पेयर ऑफ डाइस ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि ए पेयर ऑफ n डाइस आर थ्रोन, ऐसा कुछ नहीं लिखा हमने हुआ कहा है। बोला पेयर ऑफ एन डाइस है, हमने कहा n को 2 रख दिया, तो डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स का मतलब क्या है, वही तो है जो पेयर पे आएगा, आउटकम सेम ही आएगा ना। यस सर, आउटकम तो सेम ही है। तुम्हारे वर्ड में लिख देते हैं, डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, ठीक है, यू आर राइट। ऐसे उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब पेयर का मतलब ये वाला 2 टाइम फेंका, ठीक है, आउटकम सेम रहेगा। अब K3 है, मतलब 3 का मतलब है कि मैं कौन सा पार्ट करूँ, 2 पार्ट है इसमें ना, इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है ऐसे ही, अब तुम अपना सोचते रहो उसके हिसाब से। ऐसे किस बुक का है ये, गुप्ता कपूर? यस सर, सर गुप्ता ओके ओके, कपूर। ठीक है। तो गुप्ता कपूर हर एग्जाम के लिए रिकमेंडेड है, तुम ये ध्यान रखना है ना, इस तरह से कि हर एग्जाम में काम आता है, तो इट नॉट ओनली फॉर जैम, बट ठीक है, सीखने के लिए ओके। सो K इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, मैं कर देता हूँ, कौन सा करूँ, लिस्ट या ग्रेटेस्ट? सर पहले ग्रेट टेस्ट करते हैं। हाँ बाकी तुम करना, मैं सारा पार्ट नहीं करूँगा, बस समझा देता हूँ, आइडिया देता हूँ, तुम एक्सपेरिमेंट करना। सो K इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटेस्ट, मतलब डाइस पे क्या क्या आउटकम आता है, 1 से 6 तक, सिंगल पेयर, मतलब सिंगल डाइस पे 1 से 6 तक है। तो पूछ रहा है कि जब तुम 2 डाई को फेंक रहे हो, तो डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम वाला नंबर जो होगा वो 2 होगा, सॉरी 3 होगा, मैंने 3 फिक्स किया ना K को, तो मैक्सिमम 3 होगा। इस तरह से सोचना है तुम्हें, तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया होना चाहिए। ओके, तो अब करो इसको, क्या दिक्कत है। चलो अभी इसके लिए करते हैं, इनको मैंने 2 ले लिया ताकि तुम्हें समझ आया ना, बाकी जनरलाइज भी कर सकते हैं, 2 के लिए, 3 के लिए, 1 1 1 1 6 तक ले लिया मैंने, ठीक है। और ओमेगा 1 1 6 6 तक है, 2 टाइम थ्रो किया तुमने। अब ये है कि ग्रेटेस्ट तुम्हारा क्या है, 3 है। तो बताओ कितने आउटकम होंगे इसमें 3 ग्रेटेस्ट होगा। ई इवेंट है कि ग्रेटेस्ट नंबर इज 3, ग्रेटेस्ट number obtained is 3। number obtained is 3। so E में क्या क्या आउटकम्स आएंगे, अरे भैया 36 आउटकम है ना इसमें, 36 काउंट करो ना, ऐसे कितने पेयर्स है जहां पे लार्जर वाला नंबर 3 है, कितने पेयर्स हैं ऐसे। क्वेश्चन समझ नहीं आया तुम लोगों को। ये बोल रहा है कि हमने इनको 2 फिक्स किया अपनी मर्जी से, K को 3 फिक्स किया अपनी मर्जी से, ताकि क्वेश्चन समझ सके। तो बोला कि अब डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, मैं इनको 2 रखा हूं इसलिए 2 कर रहा हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इज गिवन वैल्यू 3। बताओ, तो डाइस पे क्या आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 एंड सो ऑन अप टू 6 6। सो ई में क्या क्या आउटकम्स आएंगे, सर 1 3 2 3 1 3 2 3 और 3 1 3 1 और 3 2 3 2 और कुछ, 2 3 हाँ हो गया 2 3, यस 3 3
अब दोनों सेम ही है तो मेरे हिसाब से लेना चाहिए 3 3, है ना? यस सर। क्योंकि मेरे हिसाब से लगता है कि 3 3 होना चाहिए, दोनों सेम ही है तो ग्रेटेस्ट 3 है। वैसे तो नहीं इसने बोला डिस्टिंक्ट, ऐसा नहीं बोला ना, तो 3 3 होना चाहिए। ओके, अब देख लो भाई क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी। अभी तो इसमें दिख गया इजीली कि लाइक यहाँ पे कितने आउटकम आ गए, 5/36। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा था इनके फिक्स रहेगा, वो नहीं कि इनके में ऑप्शन होगा, या मतलब अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें बहुत टाइम लगेगा जनरलाइज करने में। ओके, ये ठीक है, समझ आ रहा है क्या किया? तो ये तो 6, इसको तुम देख लो। सर इसमें 1 1 और 1 2 2 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर इज 3, तो उससे लेस तो आ ही सकता है ना। किया ना 1 3, मतलब तुमने 2 डाई को थ्रो किया, पहले डाई पे जो आया और दूसरे डाई पे जो आया उन दोनों में मैक्सिमम 3 होना चाहिए। हाँ तो सर 1 1 भी तो हो, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, उससे कम तो आ ही सकते हैं ना। तो 1 1 में मैक्सिमम क्या? 1 1 ऐड किया आपने इसमें ई में। वही तो बोल रहा हूँ, अगर 1 1 तुम ऐड करोगे तो 1 और 1 में मैक्सिमम क्या है? 1 है। लेकिन उसने बोला 3 चाहिए ना। नहीं इसने बोला ग्रेटेस्ट 3 हो सकता है। अच्छा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 10, 2 डाई है, उन दोनों डाइस में से जो लार्जर नंबर आया वो 3 है, ये बोलना चाह रहा है। ग्रेटेस्ट मतलब वही उन दोनों में से सबसे ज्यादा है, वैल्यू जो भी ज्यादा है वो 3 होना चाहिए, ये बोला। यस सर। 1 1 में तो बराबर हो गया, 3 तो है ही नहीं, हमें तो वो लेने में 3 लार्जर हो, तो सिर्फ वो वाले आउटकम आएंगे। ओके, तो ये तो हो जाएगा ना। यहाँ क्या है, यहाँ तो तुम्हें चलो ओमेगा का अगर 2 टाइम थ्रो किया तो 6 का स्क्वायर आउटकम, तो ओमेगा जनरलाइज हो जाएगा 6 की पावर 8, है ना? यहाँ 6 की पावर 2 है ना, सैंपल स्पेस का कार्डिनलिटी, और यहाँ पे क्या आया 5, तो 5 कैसे आया तो वो भी देख सकते हो, है ना? हमने वो लिए। सो लार्जर तो 3 होगा, एक तो 3 होगा, बाकी देख लो पॉसिबिलिटी क्या क्या है ना? तो पहला 3 होगा तो कितनी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, 1 2, इनफैक्ट 3 पॉसिबिलिटी लगा लो। फिर यहाँ पे अगर दूसरा 3 हुआ तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 तुम काउंट कर चुके हो। सो यहाँ 3 1 इस तरह कितने हो गए? सो तुम्हारा 3 यहाँ पे क्या है, के था ना, सो के इंटू, अब यहाँ कितनी पॉसिबिलिटी है, के से कम कितने नंबर्स हैं, या के स्क्वायर, यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ के स्क्वायर है ना, के इंटू के, और यहाँ के इंटू के माइनस 1, नहीं के इंटू के माइनस 1 कर रहा हूँ, यहाँ होगा 3 हमने फिक्स कर रखा है ना। सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटी हैव हियर, के दिस और दिस हो सकता है ना, के और यहाँ प्लस है के माइनस 1। ओके, सो 2 के माइनस 1 नंबर्स आया, मतलब ऐसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, नॉट जनरल, इन जनरल वो तुम्हें एन के लिए देखना पड़ेगा, एन क्या है उसके हिसाब से होगा। सो अभी तो ठीक है, ये आया तुम्हारा 5, और इस केस में तुम्हारा इस तरह से बना है के प्लस के माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर, है ना? 6 स्क्वायर मीन्स 6 की पावर n, ये आगे जैसे। फिर ऐसे मैं अगर चलो एक और एक्सपेरिमेंट कर देता हूँ, बाकी तुम अपना खुद करना, मेन तुम्हें क्वेश्चन समझना था, सॉल्व क्या करना है ये समझ आ गया होगा, वो चीज है। एक और समझ आ जाएगा अगर मैं थोड़ा लार्ज कर दूं। चलो n को जैसे बोल रहे थे 4 दे देते हैं, तुम लोग कह रहे थे ना, तो चलो n को 4 ले लेते हैं, और k क्या ले, बोलो भाई। के सर 5 और 3 ले बस लेते हैं ना, कि थोड़ा दूर रहे। जिसका डाउट है उसको मौका दो। हाँ जी सपना, 4 ले लीजिए सर। चलो 4, सो n 4 है, k 4 है, इसका मतलब ये है कि हमने उस डाइस को 4 बार थ्रो किया, ठीक है ना? सो अ डाइस थ्रोन n टाइम्स। अच्छा वो डाई वाला, डाइस और डाइस में डाई में दिक्कत था ना, देखो यहाँ पे लैंग्वेज क्लियर कर रहा है। तो सिंगल एक जो होता है डाई होता है, मोर देन वन डाइस। सो अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम, है ना? हमने 4 टाइम थ्रो किए, k बराबर 4 का मतलब है, एक्सक्यूज मी सर, सर ये n और k की वैल्यूज अलग ले लीजिए, आगे कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ कभी नहीं, लेकिन ठीक है, यहाँ ये n एक्चुअली कितनी बार टॉसिल मैं नीचे लिख रहा हूँ ताकि क्लियर ना हो, और ये आउटकम है कि जो लार्जेस्ट नंबर आया, लार्जेस्ट नंबर ऑन डाइस इज 4, ठीक है?
हाँ तो सर, पर जनरलाइज करते टाइम ऐसा ना हो जाए ना कि फिर हम कहीं इनको के लिख दें क्योंकि हाँ दोनों हाँ बराबर राइट हैं। राइट, वहाँ दिक्कत हो सकता है दिक्कत। ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या इससे चलो एक पर्टिकुलर आंसर निकाल ही लेते हैं, जिसने बोला है तो जनरलाइज नहीं करेंगे, जनरलाइज ना बाद में, तो अपना करके देखना जनरलाइज घर पे। 3-4 केस ले लोगे तुम्हें समझ आने लगेगा। अभी तो चलो इसको कर ही देते हैं। सो एटलीस्ट इस केस में आंसर निकाल लो फाइनली क्या है। तो यहाँ पे ओमेगा तो तुम्हारा आ जाएगा ना, कितने आउटकम होंगे ओमेगा अगर लिखोगे, लाइक 1 1 1 1 4 बार थ्रो किया ना, तो 6 6 6 6 टोटल कितने आउटकम है जी? सर 6 की पावर 4। 6 की पावर 4। ओके, तो ये तुम्हारा 6 की पावर 4 हो गई। ओके, मतलब ये 6 की पावर n टाइप का। हाँ, यहाँ से थोड़ा रिप्लेस करने में दिक्कत होगा, बट चलो अभी पर्टिकुलर आंसर निकाल ही लेते हैं। सो लाइक ई इवेंट है, लार्जेस्ट नंबर इज 4, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर इज 4। सो बताओ ई में किस तरह के आउटकम होंगे, मतलब ये बताओ, सारे नहीं बता पाओगे लेकिन वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आगे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सारे लिख दिए क्योंकि लिखना आसान था, अदरवाइज यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी काम हो जाता। सो बताओ सर हम वैसे करें अब, मतलब हमारे पास क्या है, चार चार आने हैं ना, जैसे n की वैल्यू 4 ली है। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलो बोलो। जैसे सर n की वैल्यू हमने 4 ली है और k की वैल्यू सपोज हमने यहाँ पे 4 ही ले ली, तो हमारे पास 4 बॉक्सेज हैं, सपोज 4 डाइस रोल करेंगे, तो हमें ये चाहिए कि किसी एक डाइस में कम से कम 4 एक बार आए। तो हमने सपोज पहले डाइस में 4 फिक्स कर दिया, हमारे पास अब 3 डाइसेस हैं, उनमें कुछ भी आ जाए, चाहे 1 2 3 4, है ना, मतलब 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ जाए, तो 6 × 6 × 6 वो बन गया। फिर दूसरे वाले बॉक्स में हम k = 4 फिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास 3 फिर से बच जाते हैं। इसी तरीके थर्ड और फोर्थ में फिक्स कर देते हैं, तो उसके अंदर से हमने बस माइनस वो करनी है जो कॉमन आई है, और हो गया। ध्यान से पढ़ते, तुम सुनते कम हो बोलते ज्यादा हो। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? क्या लिखा है? ये मेरी राइटिंग समझ आती है पहले तो, इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी। सर क्या लिखा लार्जेस्ट है? नंबर इज 4। हाँ, तो कोई भी क्यों आ जाएगा दूसरे आउटकम पे? दूसरे आउटकम में क्या आएगा? हाँ ठीक है, 4 से कम करना पड़ेगा फिर वो। 4 से कम ही रहना पड़ेगा ना। सो Yes. सो लार्जेस्ट नंबर इज 4। सो लाइक इस तरह से है, तुमने 4 टाइम थ्रो किए, सो अब लार्जेस्ट नंबर 4 है। जैसे पहले मैं बोला कुछ आउटकम बताओ ताकि कुछ लोगों को समझ भी आए कैसे आउटकम दिखेंगे। सो बाकी लोगों को बताओ भाई, आउटकम किस टाइप के दिखेंगे ई में, चूज करो ना इसमें ओमेगा में से। लाइक बस 4 हाईएस्ट होना चाहिए, बाकी नंबर 4 से कम होंगे। हाँ तो कोई बताओ 4 एक। 1 2 3। हाँ ऐसे मतलब 4 3 2 1 हो गया जैसे एक हाँ, एग्जांपल, या 1 1 1 1 4 हो 3 सकता 4 है, 2 ऐसे हो 2 गया। 3 3 4 हो सकता है ना, 4 2 4 2 4 भी आ सकता है। हाँ मान लो, हाँ 4 4 4 ऐसे मुझे कुछ एग्जांपल बता ताकि लोगों को समझ आए क्या मतलब है, बाकियों को जिनको भी कुछ दिक्कत होगा। सो 2 2 4 3 है लाइक दिस, इस तरह से ना कि लार्जेस्ट 4 होगा, उन चारों में मैक्सिमम 4 होगा, ये हम देख रहे हैं, ऐसे आउटकम काउंट कर रहे हैं। 4 4 4 4 इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी, 4 4 4 3 इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी लाइक दिस। इस तरह के कुछ आउटकम होंगे, टोटल भी लिख सकते हो तुम अगर चाहो तो वो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अब तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। लाइक ओके 4 को फिक्स करके बाकी के नंबर्स हम निकाल सकते हैं। जी, तो यहाँ उससे क्या लेस करते हैं, 4 वेज होंगे ना, 1 2 3 4। यहाँ था k प्लस के -1, ये -1 कौन हो रहा है, दोनों में कॉमन हुआ इसीलिए, या k -1 प्लस k -1 और आप बाहर है k -1 प्लस में k -1 और बाहर में +1, ऐसा समझ लो, यहाँ से समझ सकते हो तो ये 2k -1 ही आएगा। सो एनीवे इसको हम करते हैं यहाँ पे, देखो जैसे आप लोग कह रहे हो सही कह रहे हो कि लाइक यहाँ पे चलो 4 पहले ही फिक्स कर दिया हमने, तो अभी 4 4 4 4 कहीं कंसीडर नहीं करते, बाद में 1 ऐड कर देंगे। ओके, तो 4 4 4 4 को एक्सक्लूड करके रखना। तो यहाँ 4 तो आ गया, यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं आपके पास? ओनली चॉइस 1 2 3 में से कोई एक आ जाए। यहाँ पे कितने चॉइस है? यहाँ पे भी 3। यहाँ पे 3, 1 2 3 में कोई आ जाए। अभी 4 को एक्सक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, लेकिन 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 अभी हमने वो नंबर लिए 4 एक बार ही आ रहा है, लेकिन 4 2 बार भी तो आ सकता है, तो वैसे अलग से काउंट करना हाँ, पड़ेगा। वो नो बनाना ठीक, पड़ेगा। बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही तो बाकी देखो इसके कितने केसेस होंगे, इस टाइप के कितने केसेस होंगे into 4, मतलब 4 या तो फर्स्ट अच्छा, पोजीशन में आ सिंगल सकता फिक्स है। करके 4, फिर 2 फिक्स करके ऐसे मतलब हाँ निकालते जाएंगे। निकाल देंगे, जैसे एक फिक्स कर दिया हमने तो लाइक
कि एक बार ही 4 आया, तो ऐसे 4 केसेस में 4 फर्स्ट टाइम आ सकता है, या सेकंड थ्रो पे आ सकता है, या फर्स्ट थ्रो पे आ सकता है, या फोर्थ थ्रो पे आ सकता है, तो 4 केस, ये टोटल हो गए। और इनटू ये 4 इसलिए कर रहे हैं कि 4 केसेस पॉसिबल है, देयर आर 4 मोर केसेस लाइक दिस। तो ये टोटल आ गया कितना, 36। ओके, तो ये एक बार 4 आएगा, ऐसे कितने आउटकम होंगे, 36 आउटकम है ना। टोटल आउटकम आपके पास इतना है 2 6 की पावर 4 है ना, 216 इंटू है ना, इस तरह से 36 में 36 लाइक दैट। तो 36 तो ऐसे इसमें एक बार पूरा है, ऐसे 4 2 बार फिक्स कर दो। अब यहाँ कितने चॉइस है आपके पास, 108 आएगा ये सर वो ऊपर 3 वाले 3 जा 9 3 जा 27 into 4 होगा ना ऊपर वाला। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, कितना आएगा, सर ऊपर वाले में इंटू 4 क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ 4 केसेस। देखिए ये बिकॉज एक केस ऐसा हो सकता है ना 4 दूसरे जगह आ जाए, या एक केस हो सकता है 4 तीसरे जगह आ जाए, या एक केस हो सकता है कि ओके सर, 4, तो इसलिए 4 इंटू कर दिया। ओके, तो बताओ कितना आया, 108 मल्टीप्लाई करो यार। पता नहीं 27 into 4 आएगा बस। हाँ तो कितना आएगा, हाँ 100 एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तुम हाँ, अभी भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कैलकुलेटर के बहुत भरोसे रहते हैं। हाँ तुम फोन में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, अभी भी एग्जाम में अलाउड है। सो तो लाइक यहाँ 1 चॉइसेस है, यहाँ 1 चॉइसेस है आपके पास, यहाँ 2 3, और फिर से यहाँ कितने केसेस होंगे, 6 तो होंगे। लाइक 4 3 2 नहीं कर देंगे सर, 4 में से हमें 2 जगह 4 चाहिए, तो ऐसे नहीं निकाल सकते। हाँ वही कर रहे हैं सर, 4C2 ही तो कर रहे हैं। हाँ 4 से 2 3 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है हमारा 4 4, या 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 हम 4 वाले नहीं काउंट कर रहे, 4 वाले अलग से काउंट कर रहे हैं। तो 3 3 9, ये ना 4C, मतलब क्या बोल रहे हो समझ नहीं आया 4C2 वाला तुम्हारा। सर ये कह रहे हैं कि जो ये 6 लिखा है आपने, 6 को हम 4C2 भी कह सकते हैं। यस यस राइट, सेम थिंग, या कि यहाँ पे फिर 4 से वो पोजीशन खाली जनरलाइज हो है। जाएगा। ओके, दिस वाज 4C1, या तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितने आ गए, 3 3 9 है ना। कॉन्सेप्ट समझ लो, बस समझ आ गया ठीक है, इनके को गोली मारो, इतना नहीं इनके में आंसर ही निकालना है, ये जो समझ आ गया ओके। 54 सर। सर 54 ऐसे नहीं कर रहे सर कि एक बॉक्स को भरने के 4 तरीके हैं, तो 4 into 4 into 4 into 4। भाई उससे गड़बड़ ये होगा कि 4 मिस हो जाएगा सर, हो सकता है। 4 4 4 4 कर दें, यस सर, तो उससे चाहिए। लेकिन रिपीट तो नहीं हो जाएगा ना, मतलब काउंटेड। नहीं सर उसमें सर 4 ऐसा भी भी तो मिस कर हो सकते सकता हैं है कि ना। उसमें से एक ही केस होगा जो जिसमें सब किसी में भी फोड़ना है, एक ही केस होगा ऐसा। क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, है तो ना, एक ही केस होगा। क्योंकि मुझे लगा ऐसा है रिपीट काउंट ज्यादा हो जाए, इसलिए मैं सोचा ठीक है तो उससे ही कर लो, क्या दिक्कत है, इतना क्यों टाइम वेस्ट करना। एट द एंड शायद वही आता है, अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट करके देख लो एट द एंड वही आएगा। सो सही बात है, इतना क्यों कर रहे हैं। 4 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए। हाँ यहाँ दिक्कत ये है भाई, वो सही कर रहे थे, यहाँ ये भी आउटकम तुम काउंट 4 कर दे मिस रहे हो हो सकता है। यहाँ। हाँ ये अभी कोई कह रहा था ना, तो यहाँ तुम गलती ये कर रहे हो कि 1 2 इंडिविजुअल 3 केसेस 6, माइनस कर देंगे ना सर। अरे नहीं, फिर वो ये तो लंबा बहुत केस प्रोसेस हो बन रहा है। जाएगा, जो हम कर रहे थे वो ठीक है, क्योंकि वो हाँ। शुरू में ऐसे होता है ना, क्योंकि यहाँ ये भी काउंट हो गया 1 2 2 2 भी काउंट हो गया। सोचा तो ही यहाँ गड़बड़ ये है कि मैक्सिमम 4 नहीं आएगा, हमें फिक्स करना 4 तो आना ही है, इसलिए हम ऐसा कर रहे थे। ओके ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है वापस आ जाएगा, तो हमें वही करना पड़ेगा ना। ठीक है, इस तरह एक्सपेरिमेंट करोगे सीखोगे तुम भी, सॉल्व अगर सर करोगे ऐसे। ऐसा भी तो कर सकते हैं, 4 4 4 वाले में से 3 3 3 वाले माइनस कर दें, मतलब अगर 4 से कम लेके चारों पे मतलब 3 into 3 into 3 और 4 वाले से माइनस कर दें फिर। लेकिन उसमें केसेस बच जाएंगे, फिर तुम्हारा केस में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। अगर तुम थे करके माइनस कर दोगे तो इसमें ये बोल रहे हो तुम कि सब में 1 2 3 में से कोई भी एक आ जाए, है? तो करके देखो उससे क्या होता है, देख लेते हैं, उससे भी सोच सकते हैं। अभी तो ये दिमाग में आया था ना, वो तो क्लिक क्या कर रहा है तुम्हारे दिमाग में वो मैटर करता है ना, कि क्या जैसे किसी के दिमाग में वो क्लिक किया तो वो ट्राई कर सकता है, जैसे मैं कर रहा था, फिर मतलब नहीं गलत है, फिर मैं कोई बात नहीं। ऐसे सीखना तो यही प्रोसेस है ना, तुम कुछ करोगे गलती करोगे फिर सीखोगे, तो ऐसे ही सीखते हैं। सो लाइक 3 यहाँ पे हो गया, तो 1 1 1 और यहाँ है ना ये 3 हो गया तुम्हारा। सो लाइक टोटल, और ये केसेस कितने होंगे, इसके तो 4 केसेस होंगे फिर से ना, किसी भी 3 पोजीशन पे 4 आ सकता है। सो इनटू यहाँ भी 4 केसेस है, मतलब 4C3 इनफैक्ट, है ना। तो इस तरह से लाइक
12 आ गया। और लास्ट केस है, कोई जरूर नहीं जनरल आंसर निकालना ही है तुम्हें, तो वो कर सकते हो, बहुत टाइम लग सकता है उसमें। सर बट वो इंटरनली अरेंज भी तो होगा। हाँ जब हमने 3 4 लिए तो उसमें इंटरनल अरेंजमेंट भी तो होगी कि 3 कहीं भी एक जो बचा नंबर है वो कहीं भी आ सकता है। ये है ना 4C3, वही ये है तो सेम हमने बात। बॉक्स सेलेक्ट किए कि 4 में से कौन से 3 बॉक्स में 4 आएगा। इनडायरेक्टली वही हो गया कि तुम अगर 3 सेलेक्ट कर लिए तो एक बचेगा, वो वही इनडायरेक्टली 4C1 है जो बोल रहे थे। जैसे सेम वही 4C1 है जो तुम सोच रहे हो, इस तरीके से सोचो या उस तरीके से सोचो। सर इस केस में ऐसा नहीं होगा कि जैसे वो लाइक ऑफ वन काइंड होता है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। करो, वही हो रहा है, वही हो रहा है, वही है, तो भी वही सेम आंसर देगा, वही हो रहा है। तो सर हमने वो बॉक्सेस चुने ना जिनमें 4 आएगा। अब इंटरनल अरेंज करना था तो अलग अलग केसेस बनेंगे। नहीं यहाँ पे अरेंज वही, तो ये 3 है ना, अरेंज कर तो रहे इंटरनल। एक मिनट, अरे तुम वो कर रहे हो ना, मतलब लाइक मैं वो केस अलग ले रहा हूँ, तुम शायद यहाँ 4 भी इंक्लूड कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। यहाँ 4 फैक्टोरियल मतलब क्या कह रहे हो तुम, 4 पोजीशन है, हाँ उसमें हमने 3 एक काइंड किए हैं। 3 कोई सेलेक्ट किए तो वो 4C3 हो गए। हाँ अब बचे एक पोजीशन में 3 नंबर्स भर सकते हैं क्योंकि 4 हम ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो तो वही सर बात है। कलेक्शन बन गया। अब ये इंटरनली अरेंज हो सकता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल में। हाँ तो सर इंटू 3 आपने क्यों नहीं किया, मुझे ये डाउट हो रहा है बस। यहाँ किया ना, ये किया ना 3, यहाँ है ना 3, जैसे ये सर 3 अपने है। ब्लैक पेन से अपने उसमें 4 हाँ फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा है सर। इसको 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्यों करना है ऐसा यहाँ पे। तो सर 4 हो गया। यहाँ मैं लिख रहा हूँ या 1 2 3 में से कोई एक आएगा, मैं ये चाहना चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ बस, यहाँ 1 2 3 में से कोई एक आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ सर बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 1 2 3 में से कोई एक आना है, और वो जो तुम बोल रहे हो ये वाला है 4C3 4C1, दिस से दे आर सेम थिंग। ओके सर। ओके तो 3 तो अब मैं 4 एक केस हो गया, 4 4 4 जिसको अलग से रख रहा हूँ मैं, है ना, ये रखा, यहाँ भी कर सकते थे 4 टाइम कर देते तो बात बराबर थी, 4 ले लेते हैं हम, है ना। ओके एनीवे, अब इसको तुम्हें जनरलाइज करने के लिए तुम्हें थोड़ा पैटर्न, मैंने पैटर्न स्किप किया ना, तुम यहाँ थोड़ा पैटर्न बढ़ा दो, N2 था K3 था, N2 है K4 करके देखो, N2 है K5 करके देखो, उससे पैटर्न दिखेगा, फिर N बढ़ा के देखो, N3, इस तरह जिन्होंने क्वेश्चन बनाया ऐसा लिख दिए, लेकिन तुम्हें जनरलाइज करने के लिए हर वे में सोचना पड़ेगा। तो एनीवे अगर इनके फिक्स है तुम कर लोगे, तो आंसर यहाँ पे इज दिस, है ना, उस तरह उन्होंने जनरलाइज कर दी, so that will take too much time, है ना। ऐड कर लो इसको, ठीक है, ये एक केस यहाँ पे है, एक 4 4 4 4 वाला 4 वाला, सो 1 केस इज दिस, सो 108 है ना, ये हो गया 108 प्लस 54 प्लस 12 प्लस 1 और अपॉन में आ गया टोटल था 2 की पावर 6, तो टोटल तो ठीक है 2 की पावर n है। अब इसको जनरलाइज करने में यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है, अब इसको जनरलाइज कर सकते हो तुम, 108 कैसे आया, है ना, सो दिस यू कैन थिंक दिस इज k minus 1 k minus 1 k minus 1, 3 चॉइस कौन सी है 1 2 3 वाली, k से जस्ट पीछे वाली, तो ये 3k minus 1 वाली है, सो k minus 1 इनटू था ना, चेक कर लो एक बार, ये था ना k इनटू तुम्हारा 4 टाइम है, किस तरह से यहाँ भी ऐसे ही है, k minus 1 k minus 1 k minus 1 मतलब k minus 1 की पावर कितने हो गई 3 और 4c1 है, फिर ऐसे ही k minus 1 होल स्क्वायर है, फिर इनसे 4c2 है, ऐसा कुछ, एंड फिर k minus 1 एक टाइम है, फिर 4c3 है, और लास्ट में k minus 1 इंटू 4c4 हो गया, एक मिनट, नहीं 4c4 कितना तो 1 होता है ना, सो तीनों केस पॉसिबल, क्योंकि तुम 4 4 4 4 ले तो लास्ट में 1 ऐड करो लाइक दिस, इस तरीके से है, तो तुम्हें इस तरह थोड़ा और जनरलाइज करना पड़ेगा। एनीवे तुम बस ये आंसर लिखना, इस तरह के क्वेश्चन जैम में आएंगे, फिक्स रहेगा, इनके में नहीं देगा, और अगर इनके में देता भी है भाई, जैसे एग्जांपल वगैरह में बताया, तो ऑप्शन क्या होगा, सपोज n फैक्टोरियल इनटू k, मान लो एग्जाम ऐसे बता रहा हूँ समझने के लिए, n फैक्टोरियल अपॉन k फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर k, वैसे कुछ भी बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन बना रहा हूँ समझने के लिए, तो 4 डिफरेंट ऑप्शन इनके में होंगे, तुम क्या करो n एक कुछ ले लो, k फिक्स कर लो, और देखो कुछ आंसर आया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा आंसर क्या आया यहाँ पे, कि इसको ऐड कर लो जी, कितना आता है 108 54 12 कितना आएगा 175
175 अपॉन 2/6 जो भी है। तो क्या करेंगे अब, हमने n को 4 रखा, k को 4 रखा, अब ऑप्शन में भी n को 4 k को 4 रख देंगे। देखिए कौन सा ऑप्शन सेम आंसर दे रहा है, हो गया। अगर ऐसा हुआ कि 2 ऑप्शन सेम आंसर दे रहा है तो बाकी 2 गलत गए, अब उसके लिए नया के एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे जैम में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं जब सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर, लास्ट में ईयर वाइज सॉल्व करेंगे, हर साल का एक क्लास में करेंगे। तो पहले ऐसे ओरली डिस्कस करेंगे, देन बाद में जो नहीं होगा लिख के डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम तुम देखोगे ऐसे जो भी n वाले क्वेश्चन है, तुम n में दिमाग मत लगाओ, n को फिक्स करके फिर करो, थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा जैम में आने के लिए ना। हमें तो अभी इंट्रेंस क्लियर करना है, अभी प्रूफ लिखना तो लिख सकते हो थोड़ा टाइम लगा के इसको। एनीवे, इसका अप्रोच मैंने बता दिया है, बाकी तुम अपना घर पे एक्सपेरिमेंट करते रहो। नेक्स्ट बताओ, और कुछ है क्या आगे बढ़े? और आ गया ये भी इनके फिक्स कर लो, ठीक है जी। 9th वाला जो क्वेश्चन इनके वाला है ना, इन और के फिक्स करके एक्सपेरिमेंट करो, हो जाएगा, ठीक है सर। है ना? हाँ, हाँ। तो इनके फिक्स करके एक्सपेरिमेंट करो, हो जाएगा। चलो, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को कि चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक दोनों बुक का फिनिश करो, डाउट्स पूछो, है ना? फिनिश करोगे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। फीस तुमने दे ही रखा है मुझे, है ना? तो होमवर्क नहीं करोगे तो मेरा ऐसे कुछ है नहीं, बस हमारा रिजल्ट खराब होगा, ये नुकसान है हमारा। तो होमवर्क करते रहोगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, तो हमारा भी रिजल्ट अच्छा होगा, वो चीज़ है। बाकी फीस तो दे ही रहे हो, दोगे, चाहे रिजल्ट अच्छा हो खराब हो, लेकिन रिजल्ट अच्छा होगा तो हमारा भी फ्यूचर अच्छा होगा, तुम्हारा भी अच्छा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? कॉन्टिन्यूअस कर रहे थे ना, कॉन्टिन्यूअस एंड न्यूमेरिकल। तो आगे आते हैं थोड़ा सा। सर पहले हम थ्योरी ना कर लिया करें ताकि थोड़ा सा एनर्जी सी बनी रहे। कौन सी थ्योरी? अच्छा, पहले थ्योरी फिर प्रॉब्लम, ऐसे बोल रहे हो? यस सर। लाइक एक दिन रख सकते हैं ना, संडे लाइक डाउट ही कर लिया बस, बाकी रेगुलर क्लासेस चलती रहे। ये भी सही है, जैसे टेस्ट ना हो जिस संडे उस संडे डाउट क्लास रख लो। जैसे कल शायद टेस्ट था ना? नहीं, टेस्ट तो दिन में ही खत्म हो गया था 4 बजे। ओके, तो इतना स्टेमिना है, कर लोगे तुम लोग? ठीक है फिर, अरे बिल्कुल सर। ठीक है, बोले लेंगे। टेस्ट होगा सर। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ। मैं बहुत मतलब 16 साल की उम्र से मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम देख लो अपना। तब मैं फर्स्ट डे में स्कूल, सॉरी कॉलेज, सेकेंड हाफ में ट्यूशन पढ़ाता था मैं दिल्ली में इस टाइम। सो तब से पढ़ा रहा हूँ मैं कि 9 से 3 कॉलेज में और 3 से 10 कोचिंग में। तो ऐसे मेरा रहा है पिछले 10 साल से रूटीन है, तो ऐसे कोई नया नहीं है मेरे लिए, तुम देख लो अपना। कोई हाँ सर, दिक्कत हो नहीं सर, जाएगा, कर लेंगे। संडे को हो जाएगा, सही रहेगा। संडे को सर डाउट हो जाएंगे, बाकी थ्योरी की क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। संडे डाउट क्लास है, ठीक है, संडे को इवनिंग में। हाँ वो सर छोटे मोटे चलो बात कर ही सकते हैं बीच में, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। मतलब ये जो डाउट में चले गए, जैसे 2 घंटे आज डाउट में चले गए। 2 घंटे हो गए? अरे यस सर। टाइम का, अच्छा क्लास का टाइम भी हो गया। नहीं, थोड़ा 10-15 मिनट कुछ करा देते हैं, चलो। सर, हाँ, वही नुकसान ही है थोड़ा सा डाउट क्लास का। हाँ, ये जो कॉन्वेक्स फंक्शन कुछ होता है, वो क्या होता है? कॉन्वेक्स फंक्शन मैथ्स में आएगा, मतलब मैथ्स में वो कराएंगे नहीं, पता नहीं। कॉन्वेक्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा, हमारे पास भी आएगा। उसमें ये होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर कॉन्वेक्स फंक्शन है। डेफिनेशन क्या है इसका, कोई बताओ, किसको आइडिया है? इस तरह का जो भी फंक्शन है वो कॉन्वेक्स होता है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन इसका है। तो मतलब वो ये कि सर डबल डेरिवेटिव इसका वो है। हाँ, राइट राइट, एक वो भी डेफिनेशन है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। हाँ, fx इक्वल्स टू f of lambda x plus 1 minus lambda x is less than equal to lambda time fx plus 1 minus lambda time। एक्चुअली वहां तुम देखोगे ना तो वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन था। मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का जो CDF है वो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन अलग चीज है, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड तुमने सुना होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में जो कोएफिशिएंट है वो 0 1 के बीच होगा। मतलब अभी तो मैं कॉन्वेक्स फंक्शन बता रहा हूँ, एक वर्ड यूज करता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो वो जो CDF था मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का, that was the convex combination of CDF of a discrete and a continuous random variable। तो convex combination क्या होता है, उससे पहले convex function समझना पड़ेगा।
सो ये डेफिनेशन है, देख लो। अच्छा यहाँ चेंज कर देता हूँ, y कर देता हूँ, ये x1 x2 ले लो ना। फॉर एग्जाम्पल ये y वो नहीं है ना, बेटर है x1 x2 ले लो। x1 है और इस y की जगह एक्चुअली x2 है, दिस y इज एक्चुअली x2, सो ये बेटर समझ आएगा। सो x की दो वैल्यू है, x1 x2 का मतलब x एक्सिस पे 2 पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक देखो, जैसे कोई पॉइंट फिक्स करो, चलो यहाँ x1 है, यहाँ पे x2 है, दिस इज x1, x एक्सिस से पहला नंबर है, x2 दूसरा नंबर है। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग x1 x2। ये सब तुमने मैथ में पढ़े होंगे शायद। जैसे क्या है कि क्या लिखा मैंने, f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। ये जो पर्टिकुलर चीज है, रिमार्क में लिख देता हूँ, ये जो लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 है। अच्छा यहाँ लैम्डा फिक्स है, लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 के बीच है यहाँ पे। तो ये है लाइन जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन, लाइन का लेंथ इनफाइनाइट होता है, लाइन सेगमेंट का लेंथ फाइनाइट होता है। तो इट्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन x1 एंड x2। सो ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन है, ये जो ब्लैक से कलर किया हूँ अभी एक्सेस के पार्ट को, दिस इज दिस वन, ये चीज है। अब यहाँ इस पे क्या लगा रहे हैं, f, क्या मतलब हुआ, fx का मतलब क्या होता है, x का इमेज हम देख रहे हैं फंक्शन में। सो ये जो क्वांटिटी है ये कुछ ऐसा होगा, इसका इमेज कहाँ गया, इमेज इज दिस वन। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये कलर, ये है ना, ये जो कर्व है कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने कर्व की बात कर रहा हूँ, ये लाइन जो मैंने बेस बनाया उसको इग्नोर करो, ये नहीं, ये जो तुम्हें ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, वो ये वाला चीज है, ये पूरा है, समझा कुछ। ये जो इनसाइड था ये वो लाइन है, उसकी इमेज क्या है, तो उसकी इमेज जो बनी वो ये है। अब राइट साइड क्वांटिटी क्या है, ये जो राइट साइड की क्वांटिटी है यहाँ fx1 है। सो ये जो पॉइंट है ये fx1 है, जिसको y1 बोलते हैं, x1, y1 पॉइंट लिखते हो ना तो y1 है। और ये है fx2 मतलब y2, तुम इसको y1 भी बोल सकते हो, इसको y2 भी बोल सकते हो। तो क्या हो रहा है, अब ये क्या है, लैम्डा टाइम fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा fx2, इसे ही कॉन्सेप्ट यूज करो जो रिमार्क 1 यूज किया है। तो बताना चाहोगे कि राइट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिमार्क 1 को तुम यूज कर सकते हो। जोर से बोलो, समझ नहीं आया सर, fx और fx2 को लाइन सेगमेंट, हाँ ज्वाइन का लाइन, ये लाइन, ये जो मैं अच्छा रेड से बनाता हूँ, ये जो रेड लाइन तुम्हें दिख रहा है ना, ये राइट साइड की क्वांटिटी है, मतलब लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, x1 x2 को ज्वाइन करने वाली लाइन है। सिमिलरली लैम्डा टाइम fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम fx2, fx1 fx2 को ज्वाइन करने वाली लाइन है। तो अब ये क्या बोलना चाह रहा था कि ये जो इमेज, ये बोलना चाह रहा ग्रीन वाली जो कर्व है वो छोटी होनी चाहिए रेड वाली कर्व से, वैसा दिख रहा है इसमें। तो इसीलिए इस टाइप की सारी फंक्शन कॉन्वेक्स होंगे। तो ये डेफिनेशन है, मैंने उसको प्रैक्टिकली ग्राफ से समझा दिया है ना। जबकि उल्टा क्या होगा, अगर तुम कोई ऐसे फंक्शन बना लो, मान लो जैसे कोई फंक्शन इस टाइप का है जिसमें उल्टा हो जाएगा कि जैसे तुम्हारा x1 x2 यहाँ फिक्स है, मतलब तुम ऊपर ही बना लो कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुमने अगर ऐसे बना लिए, इस तरह ग्राफ बना लिए मान लो, सो ये x1 है ये x2 है, तो ये लाइन है तुम्हारा राइट साइड और ये लाइन है तुम्हारा लेफ्ट साइड, मतलब मैं फिर से कलर सेम रखता हूँ। सो ये लाइन तुम्हारा राइट साइड है, पॉइंट ज्वाइनिंग fx1 fx2, और ये जो ग्रीन वाली है ये लेफ्ट साइड है तुम्हारी, है ना। और वो जो अंदर f के अंदर है वो ये है, ये सेम है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू ज्यादा हो गई राइट साइड से, रेड मतलब राइट साइड, ग्रीन मतलब लेफ्ट साइड, ब्लू मतलब लेफ्ट साइड। सो इसीलिए ये कॉन्वेक्स नहीं, दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स, दिस इज अ कॉन्वेक्स, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। सो अब एक वर्ड आता है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, तो वो क्या होता है, क्या बताया सर, ये क्यों नहीं है, मतलब ये बोलना चाह रहा है, ये ढंग से भरो, ये क्या बोलना चाह रहा है, लेफ्ट साइड इज लेस देन इक्वल टू राइट साइड, इसमें उल्टा हो रहा है। ऊपर है मतलब ज्यादा है वैल्यू, नीचे है मतलब कम वैल्यू, ये मतलब है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। तुम ग्रीन वाली कर्व को देखो और रेड वाली लाइन को देखो, सो व्हिच वन इज अबव, सो ग्रीन वाली कर्व अबव है ना, हाँ तो ग्रीन वाली कर्व मतलब लेफ्ट साइड इज मोर देन राइट साइड। तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स फंक्शन नहीं है। इस तरह के जो डाउनवर्ड होंगे, या दूसरा बेटर डेफिनेशन था इसी के इक्विवेलेंट था, f डबल डैश इज मोर देन 0, है ना, वो बेटर है, मोर देन इक्वल टू 0। हाँ, f डबल डैश x इज मोर, इतना लिखने से अच्छा है कि तुम ऐसे जानो कि ये बेटर रहेगा, f डबल डैश x मोर देन 0।
बट बुक में इंट्रोड्यूस यहाँ से करते हैं, बाद में ये रिजल्ट आता है। डबल डेरिवेटिव मोर देन 0 होगा। हाँ यूज है सर इसका। इसका तुम्हें अभी पढ़ोगे मैथ में, कुछ जगह स्टैट्स में भी आ जाएगा। जैसे जैसे मैं ये लिख रहा था कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, तो वो क्या होता है कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ, मान लो कि z बराबर लैम्डा x1, या मान लो क्या लिखो x3 बराबर लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, तो 0 लेस देन लैम्डा लेस देन 1, इस तरह से है। इक्वलिटी भी लगा सकते हो तुम। तो इसको बोलते हैं x3 इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, ये x2 है ना। तुमने एक वर्ड सुना होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर अलजेब्रा में आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, सबने पढ़ा भी होगा। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो बताओ मुझे, एग्जांपल देके समझा दो। दो जो वेक्टर्स वगैरह रहते हैं उनके स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे किसी वेक्टर का। कोई एग्जांपल दो, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल समझाया, डेफिनेशन में तो ऊपर लिख दिया मैंने। इसमें क्या होता है कि सर जैसे x1 x2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो उनको स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उनको ऐड करके इक्वल टू 0 रख देते हैं। ax1 प्लस bx2, ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन था लैम्डा पे, यहाँ तुम्हें ध्यान नहीं दिया, ये लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा फिक्स्ड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, b कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये है, यहाँ पे लिखेंगे x3 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। ये है मतलब लाइक कोएफिशिएंट बोलते हैं ना, कोएफिशिएंट पे रेस्ट्रिक्शन है, 0 1 के बीच होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको मैं लिख सकता था ab, फिर लिखता मैं कि a प्लस b 1 होना चाहिए, इसको ab लिख सकता था, तो ab का सम 1 होना चाहिए, ab दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, इस तरह से। तो ऐसा होता। एनीवे, ऐसे ये वर्ड तुम्हें कहाँ मिल गया, जिसने पूछा है, किसने पूछा ये उसमें है टेस्ला बर्गर में। अच्छा, सो इसका यूज क्या है, तो अभी हमने रिसेंटली यूज किया है। क्या यूज किया है, हम लिख रहे थे ना, और आपने ये जो लिखा है वो उससे मिलता जुलता सा था, ये जो हाँ सीडीएफ मिक्स वाला लिखा रैंडम था। वेरिएबल का सीडीएफ जो है, दैट इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सीडी ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्लस सीडीएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कोई भी एक लगा लो ना, यहाँ डी लिख लो, यहाँ सी लिख लो। सो ये बोलते हैं कि जो कैसेरा वर्ग बहुत अच्छी बुक है, तुम रीडिंग कर सकते हो उसको, उसके भी कॉन्सेप्ट ज्यादा है, क्वेश्चन कम है उसमें, है ना। जो हायर लेवल की बुक उसमें ये होता है, थ्योरी ज्यादा लिखते हैं वो लोग, क्वेश्चन कम करते हैं। और मजे की बात क्या है, तुम आईआईटी में जाओगे ना, मैं बताया दूं पहले से, जैसे क्लास में 2 घंटे पढ़ाएगा प्रोफेसर, एक क्वेश्चन नहीं कराएगा, पूरे 2 घंटे वो थ्योरी पढ़ा रहा है, तुम्हें लगा पढ़ा क्या रहा है, फिर होगा क्या, जब तुम एग्जाम देने जाओगे एक थ्योरी नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जो बच्चा नोट्स पढ़ के गया उसको कुछ नहीं आएगा वहां, क्योंकि उसने थ्योरी पढ़ा दी है, तुमने प्रॉब्लम तो किए नहीं, वहाँ सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो ये डिफरेंस आता है वहां। तो क्वेश्चंस होते कैसे हैं, तो वहां पर वो असाइन होता है, तुम्हारे टीचिंग असिस्टेंट होंगे, मतलब जो उस प्रोफेसर के अंडर जो बच्चा पीएचडी कर रहा है, तो वो तुम्हें क्वेश्चंस कराएगा एक्स्ट्रा क्लास। वीक में 3 क्लास प्रोफेसर ले रहा है, 1 क्लास वो बच्चा ले रहा है, या दो क्लास वो लेगा, 1 क्लास वो जो पीएचडी स्टूडेंट होगा वो ले रहा होगा, तो वो क्वेश्चंस कराएगा तुम्हें, और एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब थोड़े वैसे होते हैं, और जो पढ़ाया वो कुछ नहीं आता है। तो अभी है ना, मतलब जैसे कुछ बोलते हैं ना एग्जाम, जैसे मान लो तुम, मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुम में से कोई बच्चा ऐसे ही बिना एंट्रेंस लिए हम अगर भेज दे आईआईटी में, तो बच्चा 6 महीने नहीं टिक पाएगा, हर सब्जेक्ट में तुम्हारे 0 नंबर आएंगे। तो एंट्रेंस क्यों लिए जा रहे हैं, ताकि तुम वहाँ सर्वाइव कर सको। अच्छे बच्चे को क्यों चुन रहे हैं, एक तो एलिमिनेट भी करना है, दूसरा रूल है, और दूसरा तरीका है कि अगर एक ऐसे रैंडमली चुने किसी बच्चे को उठा के भेज दो कॉलेज में, तो 6 महीने टिक नहीं पाएगा। जो एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाते हैं वो बच्चे मतलब फेल होकर बाहर आ जाते हैं। तुम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हो, एटलीस्ट मैं तो जानता ही हूँ, जो एमएससी में गए, एडमिशन लिए, एग्जाम निकाल के, और 6 महीने के अंदर फेल होकर बाहर हो गए, टर्मिनेट हो गए। तो तैयारी अच्छी इसलिए भी जरूरी, सिर्फ नहीं एग्जाम क्वालिफाई करो, इसलिए भी कि वहां जाकर सर्वाइव कर सको। और हम लोग आईआईटी दिल्ली से एमएससी की, हम लोग भी उसी कैटेगरी के बच्चे में थे जो फेल होते थे, बच्चे थे। मैं ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम्हें खुद कि वहां ऐसे ही हो रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं, है ना, मुश्किल से खींच खाच के पास हुए दिल्ली में, ऐसे हो रहा था। क्योंकि मतलब ऐसे मतलब सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है ना, वैसे होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग टर्मिनेट भी, हम टर्मिनेट नहीं हुआ, हमें कम से कम डिग्री मिली, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं बीच में ही। तुम अगर जैसे सीपीआई का क्राइटेरिया होता है कि 5 या 6 मेंटेन नहीं किए, उससे कम हुआ तुम टर्मिनेट हो जाओगे।
तो इसलिए भी तैयारी अच्छी जरूरी है कि सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, नॉलेज के लिए भी, ताकि तुम वहां जाके सर्वाइव कर सको, मतलब पास हो सको एग्जाम में। एनीवे थ्योरी तो चलेगी, टाइम भी हो गया। सर आज इतना ही रहने दीजिए। हाँ थ्योरी बस नहीं ठीक है, पढ़ा, बस कर ली सर। ठीक है नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो लाइक लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूअस किया था ना, पहले तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस खत्म करूंगा, फिर आगे कुछ क्वेश्चन क्या यूज बताया सर इसका? इसका। हाँ ये हो गया, ये देखो ये यूज बता रहे थे ना कि जो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ है, दैट इज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अरे मैं दिल्ली की बात कर रहा था, निशांत कह रहे हाँ। पीएचडी देखो, लाइफ क्या है, कंसिस्टेंट रहने का नाम। कहते हैं ना तुम गिर के अगर दोबारा उठ सकते हो तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, तो हम उन्हीं लोगों में से है ना। मतलब जैसे क्या हुआ, नहीं कर पा रहे फिर भी कोशिश कर रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंट रहोगे। फेलियर तो सब फेस करता है लाइफ में, कोई आदमी बहुत अच्छा भी है, चाहे जो टॉपर ही मेरे क्लास का है, वो भी कहीं कहीं फेलियर फेस किया है, तुम्हारे क्लास का। फेलियर तो सब लाइफ में फेस करता है। तो ऐसा नहीं कोई बच्चा बहुत अच्छा है तब वो लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं झेल रहा है। तुमने से बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम है, या अभी भी तुम अच्छे हो, तुम्हें पता है कितनी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स हैं। तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल सबको करना ही है। तो सम वे यू हैव टू डू स्ट्रगल। तो बस कंसिस्टेंट रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना, गिरते रहो, बढ़ते रहो, उठते रहो, यही लाइफ है। बस आगे बढ़ते रहो, रुक गए तो खत्म। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या हम खत्म करेंगे, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस, अच्छा इतनी स्टोरी बता ही रहा हूँ तो मैं तुम्हें शायरी सुना देता हूँ, मतलब मोटिवेशन वाली। सर हाँ सही, जैसे आप बता रहे थे कि फेल हो जाते हैं तो जो प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी करने वाले हैं वो होते हैं, उनसे दोस्ती कर लें तो वो आंसर वांसर बता देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बता देंगे, होते हैं ऐसे भाई। होता होगा सर ऐसा तो। हाँ हाँ होते हैं, स्पेशली लड़कियां ज्यादा करती हैं। तुम तो नहीं कर पाओगे। अरे सर ये भी बात सही है। अगर लेडी हुई तो कर लेंगे ना। हाँ फिर लेडी भी तो कर सकते हो, ऐसे सर वो होते हैं। लड़की दोस्ती कर लेगी, हम लड़की से दोस्ती कर लेंगे, तो ऐसे काम हो सकता है। होता है जुगाड़, ऐसे भी जुगाड़ होते हैं। ये भी खतरनाक जुगाड़ है सर, हम उस हाँ ये लड़की भी से दोस्ती कर लिए। हाँ ऐसे भी जुगाड़ होते हैं, कई बार करते हैं लोग, हमने देखे भी हैं। मतलब तुम्हारे 4 नंबर आएंगे, वही लिखे हो, वही सेम उसने लिखा है तो उसके 6 नंबर आएंगे, ऐसे होते हैं भाई। कि पेपर वही चेक करता है ना, टीए ही चेक करता है पेपर, जो तुम्हारा वो टीए ही चेक करेगा, जो पीएचडी वाला स्टूडेंट है चेक वही करेगा पेपर भी। तो ऐसा है, तो उसके है ना थोड़े वो होते हैं। एनीवे चलो खत्म करते हैं। सर आप तो कहानी बताने जा रहे थे। नहीं, एक शायरी सुनाने वाले थे, हाँ कहानी नहीं शायरी, हाँ बताई, जरूरी। शायरी थी। और सर हाँ। एक शायरी और एक सर उसका यूज वो भी नहीं बताया। अरे बता दोगे यूज, वो मैं बता रहा था कि बस उसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को कैसे लिखोगे। जैसे ये ना देखो, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ पे तुम क्या बोलोगे, देखो इसे कंपेयर करो इससे, इसको आप इससे कंपेयर करो, ये देखो, और इसको आप इससे कंपेयर करो इस वाले से। तो क्या कह सकते हो, हमने यहाँ क्या लिखा है, x3 इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। तो इस लास्ट वाली लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है इसको क्या लिख सकते हैं कि जो CDF है, CDF ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल इज कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ, हो सकता है कुछ बुक में ये लाइन लिखी हो, तुम देखना कैसे वर्ग हो सकता है ना, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ CDF ऑफ डिस्क्रीट एंड CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस, में शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ये यही बता रहा था कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को इस तरह तुम बोल सकते हो, ऐसे भी लिखा होगा, या एग्जाम में ऑप्शंस में इस तरह अगर मान लो कोई पॉइंट आ गया तो, ठीक है। सो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का जो CDF है दैट इज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, वो तो सिर्फ सीडीएफ में हो गया, पर जनरली इसका काफा यूज कर सकते हैं, मतलब पीडीएफ में यूज नहीं है कुछ का कुछ। एक सब्जेक्ट आएगा ऑप्टिमाइजेशन, ये तुम IIT बॉम्बे से अगर तुम MSc ASI में जाओगे तो 3rd सेमेस्टर में कंपलसरी कोर्स है ऑप्टिमाइजेशन का, मतलब जिसको तुम लोग और क्या क्या नाम है इसके, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, या जिसमें वो आता है ना मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने वाला LPP टाइप का, ऑपरेशन रिसर्च। हाँ ऑपरेशन रिसर्च। तो ये कंपलसरी कोर्स है तुम्हारा 3rd सेमेस्टर में, तो वहाँ ये बहुत आएगा उसमें। तो सर आप शायरी सुना दिए सर, ये तो सही होता सर, ही क्या रहेगा। असिस्टेंट स्टैटिकल विकास भाई कल पढ़ लेना। ASI की फुल फॉर्म कैसे? अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड Applied इन्फॉर्मेटिक्स, Statistics and Informatics। ये कोर्स है ना बॉम्बे में, जिसमें अगर हाँ। तुम MS क्वालिफाई करो, ये तो कोर्स है पूरा नाम, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब इन्फॉर्मेटिक्स से कंप्यूटर साइंस का एक्चुअली के लिए नाम जोड़ा गया है। मतलब ये है कि स्टैट्स भी पढ़ाएंगे तुम्हें, अप्लाइड और इन्फॉर्मेटिक्स में ये पूरा प्रोग्रामिंग सिखाएंगे तुम्हें कैसे उसको वो करना है। तो मतलब इसमें एक्चुअली कोर्सेज जो है कंप्यूटर साइंस के और स्टैट्स के हैं, मैथ्स के भी कुछ कोर्सेज को मैथ्स डिपार्टमेंट कराती है,
तो मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस तीनों इस कोर्स में मिक्स है, इसीलिए इसका प्लेसमेंट काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें सब कुछ एक्सपोजर अच्छा मिलता है, कंप्यूटर साइंस भी सीखते हो, मैथ्स भी, स्टैट्स भी, है ना। ओके, तो खत्म करते हैं। शायरी का ये था, ऐसे मैं एक मोटिवेशनल शायरी सुना देता हूँ। मतलब हमने बहुत पहले सुने थे कि मतलब 2016-17 में पहली बार सुना तो बड़ा अच्छा लगा था उस टाइम कि हाँ, इसमें ये था कि मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है ना। इसके आगे कोई बताना चाहेगा? सुना नहीं हुआ किसने? तो इसमें ये है कि हाँ, मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। ठीक है इस तरीके से समझ आया ना मुकद्दर मतलब। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। कोट भी है सर, बॉब मार्ली का कोट है सर। So like if she is worthy, so you won't give up. If you give up, you are not worthy. If she comes easy, then मतलब ऐसा मतलब गोल के लिए अगर आप रिलेट कर सकते हैं उसको। हाँ, वही मेन मोटिवेशन का ही है कि मतलब तुम्हें ना अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी वैल्यू भी तो कम है ना। कोई मुश्किल से मिल रहा है, तुमने बहुत एफर्ट किए, गिरे उठे, कोशिश किए, तो जब तुम वहां पहुंचे हो तुम्हें लगा हाँ हमने कुछ किया है। जैसे मैं पीछे देख के रहता हूँ, लगता है कि हमने लाइफ में बहुत कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो किया है ना, जो इतना आसान भी नहीं था वो चीजें। ठीक है, तो होता है। तो लाइफ में यही है, मतलब स्ट्रगल करो, स्ट्रगल पार्ट ऑफ लाइफ है। मतलब क्या होता है ना, जैसे मोस्टली मैं चलो एक थोड़ा सा बता ही रहा हूँ, 2 मिनट और ले लेता हूँ। जैसे मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि फेलियर जो है ना वो अपोजिट है सक्सेस का। जैसे मुझे फेलियर का अपोजिट क्या है, तो नॉर्मली इंसान क्या बोलेगा, फेलियर का अपोजिट सक्सेस है। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि सक्सेस तक मतलब सक्सेस तक तुम्हें पहुंचने के लिए बहुत सारे फेलियर से गुजरना पड़ेगा। मतलब अपोजिट नहीं, ये नहीं कि फेल हो रहे मतलब तुम कैपेबल नहीं हो, नहीं, तुम्हें फेस करना ही पड़ेगा। तो अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो फेलियर फेस करना ही पड़ेगा। तो फेस करो, आगे बढ़ो, फेस करो, आगे बढ़ो, तो वही प्रोसेस एट द एंड सक्सेस तक पहुंचोगे। सो मतलब फेलियर मतलब तुम्हें कोट सुना, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस है, ये अपोजिट नहीं है, पार्ट है। लाइक तुम लाइफ में सक्सेस तक पहुंचने के लिए, सक्सेस मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, तुम्हारा क्या ड्रीम है वो तुम्हारा सक्सेस है। वहां तक जाने के लिए तुम्हें बहुत सारे फेलियर को सामना करना पड़ेगा, फिर वहां तक पहुंचोगे। ये सब है थोड़े से, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस है जो थोड़ा सीखोगे, ये सब बहुत हेल्प करता है लाइफ में ऐसे बुरे वक्त में। मतलब मोटिवेशन टाइप है, तुम फेल हो रहे हो तुम्हें लगेगा तुम अकेले नहीं हो, पूरी दुनिया फेल हुई है, जो जहां तक पहुंचा है सब फेल हुआ है। एनीवे टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंटिन्यूअस बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे? बोर्ड पे पढ़ा देंगे, बताओ बोर्ड पे पढ़ना है। एक्चुअली मुझे कैमरा का जुगाड़ करना पड़ेगा, ये फोन में नहीं ना सर, ये अच्छा है सर, बोर्ड में सर बोर्ड पे कंफर्टेबल है ब्लर हो सर। जाए। सर ये सही है। सर ये सही है सर, इस पे पीडीएफ भी मिल जाती है ना। हाँ सर, सर आप इसको कम मतलब ये ठीक बोर्ड है, पे नहीं इंटरेक्शन दिखता सर, छोटा दिखते हैं तो। हाँ बार छोटा बार लिखते स्क्रीन हैं, फिर ब्लर हो कैमरा जाता है खराब सर बोर्ड पे। ब्लर है थोड़ा सा, फोन का कैमरा हाँ, ठीक ये सर ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। इसमें है कि हाँ तुम्हें क्लियरली दिखेगा क्या लिख रहा हूँ, उसका नोट से मिल जाएगा, वीडियो तो मिल ही रहा है, वो चीजें हैं। बोर्ड पे सर ये थोड़ा था, रुक रुक के लिखोगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो बोल सकते हो बीच में रुकने के लिए, मैं नोट करने का टाइम भी दे दूंगा। मान लो ये बोर्ड ही है, जैसे मैं क्या यहाँ कंटिन्यूअस लिख रहा हूँ, जैसे कुछ लिखे और तुम बोल दो कि वेट करो, मत बीच में थोड़ा बोल देना, फिर वो कुछ देर बता, 1-2 बार बोल दोगे तो मुझे खुद ही आदत हो जाएगी। इसमें क्या आदत नहीं है, बोर्ड पे तो रुकते ही है ना, तो इस पे आदत नहीं है कि हाँ कंटिन्यूअस लिख रहे हैं। ऐसे तुम रुक सकते हैं, तुम नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे, बात तो बराबर ही है। जितना टाइम बोर्ड पे लिखने में लग रहा है उतना इस पे लिख रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहे तो ज्यादा लिख रहे हैं, वहाँ कम लिखते हैं फिर रुकते हैं, ऐसे करके मिटाते हैं। तो कर सकते हैं, यहाँ भी तुम नोट कर सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है। बोर्ड पे जाने के लिए ये थोड़ा मुझे रूम पे जाना पड़ता है, फिर बोर्ड पे रिकॉर्डिंग सही नहीं होता, कैमरा सही काम नहीं कर रहा है, उसका थोड़ा है, वही चीज है। बाकी देखो इस पे अगर मैनेज कर सकते हो ठीक है, करना बोर्ड पे पढ़ाओगे तो बोर्ड पे तुम लोग पहले लड़ लो, मतलब जो बोर्ड के सपोर्ट में अगेंस्ट है, जो जीतेगा उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है, तो डिसाइड कर लेना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। एनीवे ठीक है, चलो गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।